बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं बिलाल सरबुलंद हूँ। आज बहुत ही एक मच अवेटेड सेशन आई वुड से रिगार्डिंग यूके टैक्सेशन। बहुत ज़्यादा हमें ऑब्वियसली इसकी इम्पोर्टेंस का ऑलरेडी आइडिया है। हम कोशिश ये करेंगे आज के सेशन में कि जो एक ई कॉमर्स सेलर है, वैसे तो यूके टैक्सेशन बहुत ब्रॉड जो है वो टॉपिक है, बट वी विल ट्राई कि हम यूके टैक्सेशन ई कॉमर्स सेलर के हवाले से जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उसको कवर कर सकें। एक मार्केट प्लेस सेलर को क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से टैक्सेस हैं जिसको उसको ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि कंपनी बनाना बहुत सिंपल है, मैंने आपको सिखाया है, मगर लोग कहते हैं कि जी फाइलिंग भी सिखाएं, कंपनी के अकाउंट्स भी सिखाएं, मगर मेरा ये ख्याल है हमेशा से कि इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट जो है वो हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। 20 या 50 पाउंड में एक कंपनी बना लेना कोई बिग डील नहीं है, मगर वो एक प्रॉपर बिजनेस है, उसकी प्रॉपर टैक्सेशन है, उसकी कंफर्मेशन स्टेटमेंट्स हैं, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, वैट है, थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें काफ़ी हॉन्ट करते हैं और हम इसके बारे में परेशान होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक एक्सपर्ट और एक रिलायबल जो है वो अकाउंटेंट से आपका एक सेशन अरेंज करूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इसलिए कि आप लोग जो हैं वो प्रॉपर अपने बिजनेस को जो टैक्सेशन है यूके की उसके लॉज के मुताबिक चला सकें। आज आपकी सारी इंशाल्लाह कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगी। मैं जो हूँ वो अब इंशाल्लाह इस कन्वर्सेशन में ऐड करता हूँ। हमारे साथ जो है वो जो है एक्सपर्ट यूके अकाउंटेंट अवेलेबल हैं जी। तो हमारे साथ जो है वो मसूद भाई यूके से जो है वो लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। बिलाल भाई क्या हाल है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए, क्योंकि यूके में बिजी लाइफ है। वी डू अंडरस्टैंड आपने सेशन के लिए टाइम निकाला, तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कंसर्न, क्योंकि आपको पता है चाहे अमेजोन है, ईबे है, टिकटॉक है, कुछ भी बिजनेस आप कर रहे हैं बट उसकी टैक्सेशन और वो एक टेक्निकल पार्ट, तो उसको जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि सिर्फ जो है वो एक कंपनी बना ली जाए और उसके बाद तो बहुत से लोग हैं जो उसकी कंफर्मेशन स्टेटमेंट तक फाइल नहीं करते और उसके फाइन आ रहे होते। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ई कॉमर्स सेलर जो है उनको जो जो भी चीज़ें ज़रूरत है उस ताबिक जो है वो हम इस सेशन को प्लान कर सकें। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। थैंक जी, यू सो आपका भी मच। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने मुझे मौका दिया। जी मैं ताकि आपके जो व्यूवर्स हैं उन तक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है वो कन्वे कर सकूं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इस सेशन में कवर कर सकें हम। जी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ पहले आपसे थोड़ी सी चीज़ें जो बेसिक चाहे मुझे पता भी होंगी, बट एक नॉर्मल जो हमारा ई कॉमर्स सेलर है उसके जहन में जो है वो सवाल हो सकते हैं वो मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ, ताकि चीज़ें जो है वो हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलें और उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन ले लेते हैं। जी इंशाल्लाह, ठीक। ठीक है। और इसमें मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है कि आप लोग जो क्वेश्चन आंसर हो जाए उसको प्लीज रिपीटेड ना पूछिएगा, क्योंकि फिर बहुत तेजी से क्वेश्चन चलते हैं तो वो जो इम्पोर्टेंस है वो मिस हो जाते हैं। अच्छा, तो मसूद भाई सवाल तो अगेन वही है कि एक कंपनी को बना लेना, मैं आपको ऐड करने से पहले ये चीज़ यहाँ मेंशन कर रहा था कि एक कंपनी को बना लेना एक सादा सा काम है। यूके में ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं लोगों को कहता हूँ इट्स एज इजी एज मेकिंग अ जीमेल अकाउंट। ये इतना आसान उन्होंने रखा हुआ है, और पहले फीस कम थी या 50 पाउंड है, अगेन दैट्स नॉट अ बिग डील। मगर वो एक प्रॉपर बिजनेस है, उस बिजनेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको यूके गवर्नमेंट के साथ फिल करनी है। और जब मैंने रिसेंटली यूके विजिट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अच्छा खासा उसमें कंप्लायंस का ध्यान रखते हैं, बट चूंकि लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, वो ये समझते हैं कि हम कौन सा वहाँ फिजिकली अवेलेबल हैं, तो वो कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, कंफर्मेशन स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करते। तो सबसे पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप ये चलते हैं कि एक यूके लिमिटेड हमने क्रिएट कर ली, अब हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जी बिलाल भाई, मैं आपको बताता चलता हूँ कि लिमिटेड कंपनी को आप इस तरीके से लें कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे मैं और आप दो अलहदा पर्सन हैं, इसी तरह आल दो आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, लेकिन वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब उस एंटिटी ने एज पर यूके लॉ HMRC जो है उसके मुताबिक अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। क्योंकि कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होती है कंपनी हाउस के साथ,
सो वो एक अलहदा बॉडी है, और जो टैक्सेशन बॉडी है वो HMRC की बॉडी है। सो आपने इन दो बॉडीज को साथ लेके चलना होता है लिमिटेड कंपनी में। अब कंपनी की जो टैक्सेशन रूल्स हैं वो पर्सनल टैक्स रूल से स्लाइटली डिफरेंट हैं। कंपनी जिस मंथ में आप ओपन करते हैं उस मंथ से लेकर आगे जिस मंथ तक आपके 12 मंथ्स पूरे होते हैं, तो उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने कंपनी के कंफर्मेशन स्टेटमेंट करनी है सबसे पहले। और उस साल में आपने जो भी ट्रेड की है, इनकम है या बेशक लॉस भी है, आपने उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, और वो अकाउंट्स आपके जाते हैं कंपनी हाउस के पास भी। और उसकी बेस पे फिर आपका टैक्स रिटर्न तैयार होते हैं, जिसको हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं CT 600। ये CT 600 जो है आपने HMRC को भिजवाना होता है, और इसमें अगर आपका प्रॉफिट है या लॉस है वो आपने HMRC को बताना है और उसके मुताबिक अपनी लाइबिलिटी को क्लियर करना है। सो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक कंपनी आपने ओपन की है जनवरी 2024 में, तो नेक्स्ट जनवरी 2025 में उसको पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा। अब कंपनी हाउस आपको 9 मंथ्स का टाइम देगी कि विद इन 9 मंथ्स आपने इसके अकाउंट्स तैयार करके हमें सबमिट करवानी है। ठीक है। अगर आप सबमिट नहीं करवाते तो फिर ऑब्वियसली इसकी पेनल्टीज पड़ती हैं, जो कि हम इंशाल्लाह आगे कवर करते हैं। लेकिन अभी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपने कंफर्मेशन स्टेटमेंट करनी है साल के बाद, और कंफर्मेशन स्टेटमेंट में आपने कंपनी हाउस की फीस पे करनी है। अच्छा, अगर आप कंफर्मेशन स्टेटमेंट नहीं करेंगे तो 3 से 4 मंथ में आपकी कंपनी कंपनी हाउस से डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कंपनी हाउस आपकी कंपनी को वहां से खत्म कर देगा। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है कि अगर उस टाइम पे आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो वो फ्रीज हो जाएंगे, आपके जो एसेट्स हैं एवरीथिंग आपकी फ्रीज हो जाएगी। तो फिर मुझे कॉल आती है अक्सर लोगों की कि मसूद भाई अब क्या करें, मैंने तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल नहीं थी कि मेरी कंपनी बंद हो गई है। तो फिर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उसके ऊपर। सो आप मेक श्योर करें कि साल के बाद आप स्टेट वे कंफर्मेशन स्टेटमेंट करें, टाइम पे उसके अकाउंट सबमिट कराएं, ताकि आप पेनल्टी से और इन चीज़ों से अवॉइड कर सकें। जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है वो आपने जिस तरह बताया कि जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो उससे लेके 9 मंथ्स के अंदर जो है वो हमारे ऊपर पहला जो टैक्स है वो ड्यू हो जाता है, ऐसा नहीं ही नहीं, है? 12 मंथ्स के बाद आपको जी, एक्स्ट्रा 9 मंथ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर है, जनवरी में कंपनी खुली है तो अगली जनवरी में साल कंप्लीट हो गया, तो ठीक अगले है। 9 मंथ यानी अक्टूबर तक आपके पास टाइम है कि उसके अकाउंट सबमिट करवा दें। उसके बाद आपको पेनल्टीज पड़ना शुरू हो जाएंगी। मीन्स 12 प्लस 9। 12 + 9 बिल्कुल। ओके, प्लस 9 के बाद ये जो टैक्स है ये आप बता रहे हैं कि ये हम HMRC को सबमिट कर रहे हैं, अकाउंट्स कंपनी हाउस को जाएंगे, ठीक और है? HMRC को डिटेल्ड अकाउंट्स और CT 600 जिसको आप टैक्स रिटर्न भी कहते हैं, ये जी। HMRC को जाएंगे। मसूद भाई, इसका थोड़ा सा डिफरेंस बताएं ना कि HMRC और कंपनीज हाउस क्या है? देखिए, कंपनी हाउस एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है कि जो भी कंपनीज यूके में रजिस्टर्ड हो रही हैं उनका डाटा मेंटेन किया जाए। ठीक है। क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपने इसको एक सिस्टम पे रजिस्टर करवाना होता है, और वो सिस्टम जो है यूके में कंपनी हाउस एक सिस्टम है, एक बॉडी है जो सारी लीगल एंटिटीज को रजिस्टर करती है। ठीक है। अ, अब रिसेंटली कंपनीज हाउस ने भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की है, क्योंकि ये फीस थी पहले 13 पाउंड से इंक्रीज होकर जो 50 पाउंड हुई है। हम्म। उसके पीछे उन्होंने अपनी कुछ चीजें इंप्रूव की हैं, इन अ सेंस कि पहले लोग बड़ी आसानी से कंपनी खोलते थे यूके में और काफी डिफरेंट किस्म के फ्रॉड करके चले जाते थे और कंपनी बंद हो जाती थी। अब आपने नोट किया होगा कि अब आप जो कंपनीज खोल रहे हैं उसके साथ वो आपको एक ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड करते हैं कि लाजमी लिंक करना पड़ता है। वो उसके बगैर अभी सबमिट ही नहीं कर रहे जी, कंफर्मेशन से। अभी अभी वो चीजें अब सबमिट नहीं कर रही। आपने नोट किया होगा अभी ये जी रिसेंटली जी। 2024 में ये चेंजेस आई हैं। जी, वो बिल्कुल अब है। इसको मजीद वो आगे रिफॉर्म करेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं कंपनी हाउस में। अच्छा, ठीक है। ये तो हो गया कंपनी हाउस जो कि एक बॉडी है जो कि रजिस्टर्ड करती है सारी कंपनीज को, और साल के बाद अगर आप फीस नहीं पे करते, जैसा मैंने बताया कि वो आपकी कंपनी कंपनी हाउस से डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। इसमें कुछ डेटा जो होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, मसलन मैं जाके चेक कर सकता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं कंपनी हाउस में कि ये कंपनी कब ओपन हुई, इसकी कौन कौन सी फाइलिंग्स हो चुकी हैं, इसके डायरेक्टर्स कौन हैं। इस किस्म के बेसिक डाटा जो है वो अवेलेबल होता है, और कुछ डाटा जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो अवेलेबल नहीं होता। ठीक। HMRC जो है, हर मजिस्ट्री रेवेन्यू एंड कस्टम एक डिपार्टमेंट है जो टैक्स को देखता है।
उस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक श्योर किया जाए कि जो जो लोग यूके में बिजनेसेस कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से टैक्स, आपको पता है काफ़ी ऑप्शन यानी किस्म के टैक्सेस हैं यूके में, तो रेवेन्यू जो है एचएमआरसी वो टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है, और वो फिर आगे उस टैक्स की यूटिलाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल के स्कूल को इतना देना है या ये फंडिंग्स कहाँ पे जाएंगी, तो उस हिसाब से पूरे कंट्री का जो सिस्टम है वो चलता है। तो ये दो अलहदा बॉडीज हैं बिल्कुल। ठीक है, ठीक हो गया, सही। तो अच्छा, अब इसमें मसूद भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक ई कॉमर्स सेलर है, अभी उसने नया ही यूके एलटीडी सेटअप की है। अब इसके बाद जो है वो जाहिर है कि वो एक अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस में आए और ग्रेजुअली उसकी जो है वो स्टार्ट हुई है सेल्स। अब सेल्स की स्टार्टिंग में ही क्या चीज़ें हैं जो उसको मेंटेन करनी चाहिए, और एज अ यूके बिजनेस उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट फ्रॉम द स्टार्ट? देखिए, जब आप कंपनी ओपन कर लेते हैं तो डे वन से आपने सबसे पहले ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी इनकम और कंपनी की इनकम बिल्कुल डिफरेंट और अलग है। ठीक आपने है, ये अज्यूम नहीं करना कि ये कंपनी आपका पर्सनल बैंक अकाउंट है, आप जब चाहें और जितने चाहें कंपनी से पैसे ले लें और अपनी ज़ाती इस्तेमाल में लेके आएं, ऐसा नहीं है। ठीक वो एक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप कंपनी से पैसे लेने के लिए आपके पास जो लीगल सोर्सेज हैं वो दो हैं मेन। एक है कि आप कंपनी से भेज लें। ठीक है, यूके में अगर आप यूके रेजिडेंट हैं तो पहले 12,570 पाउंड जो है ना वो टैक्स फ्री है। तो ठीक है, अमूमन जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बेसिक वेज कंपनी से लेते हैं 12,570 पाउंड साल की, और उसके ऊपर कंपनी को ये होता है कि कंपनी उसको एज एन एक्सपेंस क्लेम करती है, और आपकी वो जो इनकम होती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी टैक्स फ्री इनकम ये काउंट होती है। ठीक तो है, आपको अगर पैसा चाहिए कंपनी से तो मेक श्योर करें कि आप लीगल तरीके से लें। तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, वेजेस। दूसरा, अगर आपको फर्दर पैसे चाहिए, आप वेजेस इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि इससे जब बैंड से आप ऊपर जाएंगे तो आपको टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस ज्यादा पड़ेगा। तो हम ठीक अपने है, क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप फिर डिविडेंड वाली ऑप्शन पे जाएं। ठीक है, अब डिविडेंड क्या होता है, कुछ लोगों को शायद ना आइडिया हो। डिविडेंड बेसिकली जब कंपनी अपनी इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करती है। टैक्स पे करने के बाद जो रिजर्व बच जाते हैं वो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स में वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन में जाएगी और आपको जाती इस्तेमाल के लिए पैसे चाहिए, तो आप फिर डिविडेंड की सूरत में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, इसके अलावा अगर आप पैसे लेंगे तो वो आपने ज्यूम करना है कि वो आपने बिजनेस से लोन लिया है और वो पैसे आपने कंपनी को वापस करने हैं। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, आप लोगों ये छोटे बिजनेसमैन को इसका इस चीज का आइडिया नहीं होता कि वो कंपनी की इनकम को अपनी इनकम समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आपने क्लियर करना है माइंड में कि ये आपका जाती पैसा नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो एहतियात करने वाली है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आप एक्सपेंसेस करें बिजनेस रिलेटेड, कोशिश करें कि वो एक्सपेंसेस की जो इनवाइसेस हैं वो बिजनेस के नाम की ही बने। फॉर एग्जांपल आपने ठीक है, किसी सप्लायर से बाइंग की, किसी से भी कोई सर्विसेज ली, तो उनको बोलें कि ये मेरी कंपनी है, आप प्लीज इस कंपनी के नाम की इनवाइस बना के दें हमें। ठीक है, ठीक है। और मैक्सिमम कोशिश करें कि जहां तक पॉसिबल है आप इनवाइसेस लें, जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उससे अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ठीक है, प्लेटफॉर्म है। तो एवरीथिंग जो है वो यानी बिल्कुल बुक्स में क्लियर नजर आएगी, उसको आप यानी कुछ आगे पीछे भी नहीं कर सकते किसी एक रुपए को भी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप डे वन से सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी के नाम के करें और उसकी इनवाइसेस अपने पास रखें। ठीक हो गई। तो काफी सारी फिर ऑब्वियसली कंप्लायंस रिक्वायर्ड है। जी 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 जी। जी जी, तो बैंक अकाउंट कोशिश करें कि सब ट्रांजैक्शन जो बिजनेस रिलेटेड है वो बिजनेस बैंक अकाउंट से ही की जाए। अगर आपका ठीक है, जाती अकाउंट है तो उसको बिजनेस के साथ लिंक ना करें, आप बिल्कुल प्योरली एक सेपरेट अकाउंट खोलें और उसमें बिजनेस की इनकम भी आए और उसी से बिजनेस के एक्सपेंसेस भी पे हो, ताकि आपको भी पिक्चर क्लियर हो कि यार मैं इस बिजनेस में प्रॉफिट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, या मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो ये ठीक दो हो तीन जो बेसिक चीजें मैं यानी मैं अपने दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ कि इसकी बहुत एहतियात की जरूरत है।
बिल्कुल ठीक है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो मैंने एक नया अकाउंट बनाया। फ़र्ज़ करें हमें फ़िज़िकल अकाउंट तो कम ही अवेलेबल होता है, हम एक नया वाइज़ अकाउंट या जी। पेयोनीर का एक अकाउंट सेटअप करते हैं। अब वो अकाउंट हमने सेटअप किया, बट मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादातर हमारे जो हैं वो वीडियो देख के खुशी-खुशी में जब अकाउंट अप्रूव होता है तो £50 मुझे भेज दिए, 100 किसी को भेज दिए, 200 किसी कज़न को भेज के चेक कर लिए। इसमें जो है वो उनका है अकाउंट तो बंद हो ही जाता है, मगर अगला पॉइंट ये है कि आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि हमें कोई भी अननेसेसरी ट्रांज़ैक्शन जो है, स्पेशली अपने बिज़नेस अकाउंट में, अगर हमने की तो दैट मीन्स कि हमें उसका आंसर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी आपके पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं कंपनी से, उसकी आपको जस्टिफ़िकेशन देनी पड़ेगी। सो जो आपने बात की कि दोस्तों को, कज़िन्स को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और आप अगर जस्टिफ़ाई नहीं कर सकेंगे, तो जो भी पैसा आपके अकाउंट में आया है, वो इनकम काउंट होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ जाएगा। अच्छा, अब उसकी क्या थ्रेशोल्ड्स हैं? हम कैसे उस इनकम को कैलकुलेट करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि £20,000 £50,000 मेरे इन हुए, उसमें से आप समझ लें 50 इन हुआ, 35,000 आउट हुआ। आउट में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांज़ैक्शंस हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें हमने सप्लायर को पेमेंट की हो सकती है, हमने कुछ स्टॉक खरीदा हो सकता है डिफरेंट। तो अब हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जी, जब आपने ट्रेड की, आपका साल गुज़र गया, उसके बाद में आपके जो अकाउंटेंट हैं, वो बेसिकली आपसे इन्फॉर्मेशन माँगेंगे कि भई आप हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अच्छा, अभी इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, जो बिल्कुल बेसिक लेमैन जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना रिकॉर्ड जो है ना, वो एक्सेल में बना लेते हैं कि भई इतने पैसे आ रहे हैं और इतने पैसे जा रहे हैं। ऑप्शन 2 होती है कि जो-जो आप ग्रो करें, तो आप बुक कीपिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर ले लें। ठीक अब है, अगर तो आप मैनेज कर लेते हैं अकाउंट ओपन करना, जिस तरह नेटवेस्ट ग्रुप जो है ना, नेटवेस्ट, वो एक फ्री सॉफ्टवेयर भी देता है, जिसको कहते हैं फ्री एजेंट। यूके में एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है फ्री एजेंट। वैसे अगर आप लें तो ये 20-25 पाउंड पर मंथ आपको कॉस्ट करता है, लेकिन अगर आप बिजनेस अकाउंट नेटवेस्ट या उसके ग्रुप के साथ खोलेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिलेगा वहां से। ठीक तो है, जो लोग मैनेज कर सकते हैं उधर अकाउंट खोलना, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो ये सॉफ्टवेयर ले लें और इस सॉफ्टवेयर में अपनी बुक कीपिंग करें। अब बुक कीपिंग से क्या मुराद है कि जो भी पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करें या मेंटेन करें कि भाई ये मेरी इनकम आ रही है और ये मेरे खर्चे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग खर्चा है, फ़ोन का खर्चा है, सप्लायर की पेमेंटें हैं, जो भी है। फिर साल के बाद में आपके जो अकाउंटेंट हैं, उनको वो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उसकी बेस पे वो आपके अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपकी प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा। अच्छा, यूके में जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो मैं आपको बताता चलूँ, पहले तो 19% होता था, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। अगर आपने कंपनी ने 1 रुपया कमाया है तब भी 19% कॉर्पोरेशन टैक्स था, अगर 1 मिलियन कमाया तब भी 19% कॉर्पोरेशन टैक्स है। लेकिन अभी 2024 से उसके 2 बैंड बन गए हैं। अगर तो आप अप टू 50,000 प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपको 19% देना पड़ेगा, और इससे अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो 25% देना पड़ेगा, विच इज़ अ बिग टैक्स। यानी आपके प्रॉफिट का 25% आपको टैक्स देना पड़ जाता है। तो ये चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान करना है कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखना है आपने कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ठीक हो गया। आई होप कि हम बिल्कुल बेसिक्स ही कर रहे हैं तो ऑडियंस को क्लियर भी हो रहा होगा। कुछ लोग अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को थोड़ा-सा कंप्लीट होने दें। उम्मीद है आपके काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, फिर एंड में जो रह जाएगा वो आप ज़रूर पूछ लें। अच्छा, अब इसमें जो आपकी बात से मुझे समझ आ रही है, अगर कोई नेटवेस्ट वाला तो ऑप्शन ऑब्वियसली अगर कोई कर सके तो वो एक एक्सेप्शन होगी। बट जनरली आप क्या समझते हैं कि अगर आप एक एक्सेल मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें अगर फ़र्ज़ करें कहीं से £20 आए हैं, कुछ भी आपने कोई सर्विस ली, कोई सॉफ्टवेयर लिया, कोई बिज़नेस एक्सपेंस किया और आपने कहीं कोई पेमेंट की, अब वो सारी की सारी आप साथ के साथ एक्सेल में नोट कर रहे हैं कि ये किस पर्पस के लिए थी, ताकि जब ईयर एंड पे वो अकाउंटेंट को सबमिट करे तो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो। जी, उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर तो आप कोई सॉफ्टवेयर बुक कीपिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे, तो आप एक हम्म, फ़ोल्डर बना लें, मंथ बाय मंथ हाँ, का। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी का अलहदा फ़ोल्डर रख लें, फ़रवरी का अलहदा रख लें, मार्च का अलहदा रख लें।
जहां जहां आप खर्चे कर रहे हैं वो खर्चे की इनवाइसेस या इनकम की इनवाइसेस वो आप अपने फोल्डर में अलहदा रखते रहे। जब साल कंप्लीट होगा तो बेसिकली अकाउंटेंट जो है ना आपसे 3-4 किस्म की इंफॉर्मेशन मांगते हैं। एक तो वो आपसे बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स मांगेंगे पूरे ठीक 12 है। मंथ्स की, ताकि वो मेक श्योर करें कि चेक करें कि बिजनेस के अकाउंट में कहाँ से पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं और उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, उसको यानी वो रिकॉर्ड करेंगे। फिर वो आपसे आपकी इनकम मांगेंगे, जो से भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हैं, टिकटॉक है, अमेजोन है, ये जो भी प्लेटफॉर्म है, वहां से आपकी रिपोर्ट्स निकलती हैं कि इस पीरियड में आपने क्या इनकम की और ईबे या अमेजोन या टिकटॉक ने आपसे क्या चार्जेस लगाए। वो ऑब्वियसली पूरी एक रिपोर्ट निकल जाती है वहां से। तीसरे नंबर पे वो आपसे मांगेंगे आपके एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में एक बड़ी लिस्ट होती है। हमारे जहन में यही होता है कि 2-3 एक्सपेंसेस हैं जी, मैंने मटेरियल बाय कर दिया और मैंने वो पोस्ट कर दिया, ये 2 एक्सपेंसेस। हालांकि ऐसा नहीं है। जो भी बिजनेस रिलेटेड काम आप कर रहे हैं और जिस जिसको भी बिजनेस रिलेटेड आप पेमेंट कर रहे हैं, ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि शुरू में लोगों के पास ऑफिस नहीं होते, वो घर से ही एक रूम पे बैठ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो यूज ऑफ होम भी एज एन एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैंने अपना घर अपनी कंपनी को बिजनेस पर्पज के लिए दिया, तो ये भी एक एक्सपेंस है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि आप अपना जाती फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन। आपने सप्लायर को कॉल की, कस्टमर को कॉल की, या पोस्टेज मैन वाले को कॉल की, अकाउंटेंट को कॉल की, ये बिजनेस पर्पसेस के लिए आप फोन को यूज कर रहे हैं। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं कुछ परसेंटेज। हम नॉर्मली अप्लाई कर देते हैं कि से 50% बिजनेस के लिए फोन यूज हुआ और 50% जाती इस्तेमाल के लिए हुआ। तो जो भी फोन का बिल है उस परसेंटेज पे आप। इसके अलावा आप अपनी जाती गाड़ी भी कभी कभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि भी मैं गया भाग के जाके मैंने सप्लायर से सामान उठाया, पोस्ट ऑफिस गया और जाके मैं पोस्ट कर आया, तो ये मैंने अपनी जाती गाड़ी इस्तेमाल की, अपना जाती फ्यूल इस्तेमाल किया। तो ये ट्रैवलिंग कॉस्ट भी मैं बिजनेस को चार्ज कर सकता हूँ। सो आपने थोड़ा सा विजिलेंट होकर चलना है कि जो जो चीज आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसको एज एन एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि इस सेशन में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दी। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें बहुत से ऐसे भी एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे आपने बताए हैं कि हम इसको शायद अपनी बैंक स्टेटमेंट से तो प्रूफ नहीं कर नहीं सकते। कर तो उस सकते। केस में फिर हम क्या करेंगे? आपको वर्बली भी बता देंगे जी, इतना जी। आप हमारा रेंट कर लें, इतना आप हमारा ऑफ़िस एक्सपेंस कर लें, इतनी आप हमारी सैलरीज़ कर लें, क्योंकि अगर वो स्टाफ हमारा यहाँ है, तो हम उसको ज़ाहिर है वो वेजेस वाले सिस्टम से तो पे नहीं कर रहे यूके में। तो ये वाली लीवरेज आप हमें देते हैं? अच्छा, अभी इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि वो जो एक्सपेंसेस जो कि बैंक से थ्रू नहीं हो रहे, जैसे मैंने गाड़ी में पेट्रोल अपने पास से डलवाया, गाड़ी की इंश्योरेंस मैंने अपने पास से पे की, या गाड़ी के जो खर्चे हैं रिपेयर वगैरह के वो मैं शायद अपने पास से दे रहा हूँ, मेरी जाती गाड़ी है लेकिन मैं उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। तो जो जो एक्सपेंसेस हैं उनके कुछ रूल्स हैं यूके टैक्स के मुताबिक। फॉर एग्जांपल गाड़ी की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि गाड़ी में आप एक शीट मेंटेन कर लें कि कितने माइल्स आप बिजनेस ट्रैवलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी के मंथ में 1000 माइल्स ट्रैवल किए जो कि सारे के सारे बिजनेस रिलेटेड थे। मैंने उसकी एक शीट बना ली, रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया कि यहाँ से मैं इस जगह पे गया, सप्लायर से सामान उठाया और वापस आ गया, ये 20 माइल हो गए। इस तरह करके आपने पूरी एक शीट मेंटेन कर ली। अब एज पर HMRC रूल आप 45p पर माइल्स एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं और उसके लिए आपने कोई इनवाइसेस प्रोवाइड भी नहीं करनी। सिर्फ आप ये जस्टिफाई कर दें या ये रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, और अगर HMRC पूछे कि आपने जनवरी में 1000 माइल्स किए हैं, कैसे किए हैं, तो आपके पास उसका ब्रेक डाउन हो, आप उसको जस्टिफाई कर सकें। सो 1000 माइल्स ट्रेवल करने के अगेंस्ट आप 450 पाउंड एज एन ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपको इनवाइसेस भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह फोन का एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल उसका मंथली डायरेक्ट डेबिट मेरे जाती अकाउंट से जा रहा है, वो आप बिजनेस बैंक अकाउंट पे नहीं देखते, तो आप अकाउंटेंट को बता सकते हैं कि देखें जी ये मेरा फोन है, मैं बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज करता हूँ, जाती भी इस्तेमाल करता हूँ, तो कम से कम 50% मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मैंने बिजनेस के लिए यूज किया है, तो आप इसमें से 50% एक्सपेंस क्लेम कर लें। यूज ऑफ होम की एग्जांपल ले लेते हैं। यूज ऑफ होम में भी दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो फ्लैट रेट होता है, HMRC ने फ्लैट रेट्स बनाए हुए हैं, वो डिफरेंट हैं, वो आप देख सकते हैं, लेकिन एवरेज में आपको बता दूं कि वो 6 पाउंड पर वीक
आप यूज ऑफ होम एज एन एक्सपेंस डाल सकते हैं। सो 52 वीक्स का वो बन जाएगा मेरे ख्याल से 312 पाउंड। ये है ऑप्शन वन। लेकिन ऑप्शन टू ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा घर है और उसका एक रूम मैंने 100% अपने टिकटॉक बिजनेस को डेलीगेट किया हुआ है, उसमें मेरा प्रिंटर है, लैपटॉप है, या मैंने थोड़ा बहुत स्टॉक उसी रूम में रखा हुआ है। अब इस सिचुएशन में हम क्लाइंट से कहते हैं कि आप इस तरह करें कि वर्कआउट करें कि आपके पूरे साल में घर के ऊपर क्या क्या खर्चे आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उसका रेंट दे रहे हैं, पूरे साल का क्या रेंट है, आप उसका इंश्योरेंस दे रहे हैं, आप उसका बिजली पानी का बिल दे रहे हैं, ये सारे खर्चे आप टोटल कर लें। एग्जांपल ले लेते हैं कि वो बनते हैं 5000 अ ईयर। अब आपके घर में अगर 5 रूम है, इसमें आप किचन को और बाथरूम्स को एक्सक्लूड कर दें, आप लिविंग रूम और बेडरूम्स को इंक्लूड करें, तो फॉर एग्जांपल ये आपके 5 रूम बनते हैं। तो टोटल कॉस्ट होगी 5000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम्स विच इज 5। सो ईच रूम की कॉस्ट निकल आती है 1000 पाउंड। और अगर वो मैं पूरा रूम फुली डेलीगेट किया हुआ बिजनेस पर्पस के लिए, सो आई कैन क्लेम 1000 पाउंड एज एन यूज ऑफ होम एक्सपेंस। सो ये सही। रूल बेसिकली जो भी खर्चे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने 50,000 यूज ऑफ होम में की है, आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जैसे आपने कहा कि हम कर तो रहे होते, लेकिन हम उसको ऐड नहीं कर रहे होते। अब जब हम ऐड नहीं कर रहे होते, तो जो आपने कॉर्पोरेशन टैक्स वाली पहले बात बताई है, अगर आप एक्सपेंस को नहीं क्लेम करेंगे तो दैट मीन्स कि वो आप अपना प्रॉफिट शो करेंगे, और अगर आप प्रॉफिट शो करेंगे तो फिर या तो आप 19% की स्लैब में आ जाएंगे, या 24% या 25% जो आपने बताया। 25%। तो जी फिर इसलिए ये एक्सपेंसेस को क्लेम करना तो बहुत जरूरी है, ये एट द एंड ऑफ द डे तो आपको सेव करेंगे। जी। सही। क्योंकि आप तो बहुत थोड़े मार्जिन पे बिजनेस कर रहे होते हैं, शुरू में आपने हम्म, इतनी बड़ी मार्केट में अपने आप को स्टेबल करना है, तो आपकी कोशिश होती है कि आप थोड़ा प्रॉफिट लें, लेकिन अपना टर्नओवर और अपने जो रिव्यूज हैं उनको इंक्रीज करें, ताकि फिर आपका बिजनेस ग्रो करे। तो जी मैक्सिमम एक्सपेंसेस जहां तक हैं वो आप क्लेम करें प्लीज। ठीक है, मतलब इसी टाइप के फिर और तरह के एक्सपेंसेस जो आप डे टू डे कर रहे हैं, एक तो सबके लिए ये सबसे पहली एडवाइस तो यही है कि जैसे ही आप अकाउंट बनाएं और आपकी चाहे एक सेल भी हुई है, आप मंथ वाइज एक्सेल मेंटेन करनी शुरू करें और उसके अंदर वो सारे एक्सपेंसेस दिखना शुरू करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक अच्छा, है। एक क्वेश्चन, सॉरी मैं उसका आंसर नहीं कर सका। आपने बोला था कि अक्सर ये होता है कि क्योंकि यूके में प्रेजेंस नहीं होती बच्चों की, वो जी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो अब इस सिचुएशंस में उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। अब जी उनको कैसे यूके में लेके आया जाए या क्लियर किया जाए, उसके लिए दो सिचुएशंस बन सकती हैं। एक सिचुएशन तो ये बन सकती है कि वहां पे एक लीगल एंटिटी मेंटेन की जाए। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान में एक एबीसी कंपनी बना दी। हम्म, अब वो कंपनी जो है, सारे लड़के जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं उस कंपनी में, उस कंपनी के ऑफिस में जाएं और वहां से काम करें। अब वो बिजनेस अगर यूके में आपका ऑपरेट हो रहा है, तो वो कंपनी यूके की कंपनी को इनवाइस रेज करे। फॉर एग्जांपल जनवरी में हमने इतने स्टाफ दिया, या इतना हमने रेंट दिया, या जो भी उनके खर्चे हैं पाकिस्तान से वो क्लेम करना चाहते हैं, तो वो कंपनी पाकिस्तान वाली यूके वाली कंपनी को इनवाइस रेज करे, फॉर एग्जांपल 2000। अब ये यूके वाली कंपनी जो है उस कंपनी को पे करेगी 2000 पाउंड, और ये 2000 इस कंपनी का एक्सपेंस बन जाएगा कि भाई क्योंकि मेरी प्रेजेंस यूके में नहीं है, मैं पाकिस्तान से ऑफिस ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये 2000 पाउंड उस कंपनी ने मुझे इनवाइस रेज की है जनवरी की, तो ये मेरा एक्सपेंस है। सो दिस इज ऑप्शन वन। अब उसके लिए जो पाकिस्तान की कंपनी है वो उस पर कितना टैक्स देती है या क्या करती है, वो तो ऑब्वियसली मैं उस पर उसको कवर नहीं करना चाहता। वो आपने मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान की कंपनी अपने पाकिस्तान के रूल्स को फॉलो करे। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप यहाँ से डायरेक्ट लोगों को पेमेंट करें, लेकिन वो जो पेमेंट होगी वो एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर होगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक लड़का टिकटॉक बिजनेस के लिए पाकिस्तान में बैठाया हुआ है, जो मेरी सारी एफर्ट करता है, जो भी काम करता है, उसको मैं 500 पाउंड फॉर एग्जांपल अ मंथ पे कर रहा हूँ। अब वो लड़का मुझे 500 पाउंड की इनवाइस रेज कर दे कि ठीक है मसूद भाई, इस मंथ में मैंने 500 पाउंड का काम किया, आप ही मुझे पेमेंट कर दे, तो आप फिर उसको उस चीज की पेमेंट कर दें। सो ये बोथ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए भी आपको पेपर वर्क चाहिए होगा बैक एंड पे जस्टिफाई करने के लिए। मतलब ठीक है, मुझे आपकी ये समझ आई कि पाकिस्तान से अगर आप कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसकी आप एक इनवॉइस जो है वो बना दें और इनवॉइस से वो आपसे क्लेम कर ले और वो इनवॉइस आप अकाउंटेंट को दे दें। जो जी आपने पहले स्टेप पे बात की थी कि अगर हम अपने आप को ही फर्ज करें, डायरेक्टर जो है वो सैलरी विड्रॉ करता है, तो ये एक ज़ाहिर है कि बिजनेस का एक्सपेंस होगा और ये एट द एंड ऑफ द डे हमें ज़्यादा प्रॉफिट वाली जो कॉर्पोरेशन टैक्स की स्लैब है उससे भी सेव करेगा। और ऑब्वियसली डायरेक्टर अगर काम कर रहा है तो उसने विड्रॉ तो करना है। तो आया वो विड्रॉल जो है वो जो आपका सिस्टम है उसी से करना जरूरी है या नॉर्मल ट्रांसफर को भी आप सैलरी कंसिडर कर सकते हैं? अच्छा, ये जो मैंने पहले आपको पॉइंट बताया था कि 12,570 टैक्स फ्री पर्सनल अलाउंस है, इसमें थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझ लें कि ये उन लोगों के लिए है कि जो यूके रेजिडेंट हैं। अगर तो मैं यूके रेजिडेंट डायरेक्टर हूँ तो मुझे 12,570 का पर्सनल अलाउंस मिलेगा जिसके ऊपर मैं कोई टैक्स पे नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा रेजिडेंट यूके में नहीं है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी एक बंदे को एम्प्लॉय रख लेती है पाकिस्तान में और यहाँ पे उसकी पे रोल रन करती है बकायदा, तो उसको वो 12,570 जो देगी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो बंदा या वो एम्प्लॉय यूके रेजिडेंट नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए जो यूके रेजिडेंट होंगे, उनको 12,570 टैक्स फ्री मिलेगा। ठीक हो गया। लेकिन जैसे कि हम यूके में अभी टिकटॉक का अकाउंट बनाते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जहाँ पर कंपनीज हाउस में आपके पास डायरेक्टर रेजिडेंट आ रहा होता है तो वो डायरेक्टर रेजिडेंट आपको यूके करना पड़ता है, उसके अलावा आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता। तो आप वहाँ पर करते हैं तो वो आपका शो होता है, तो क्या इसका कोई प्रूफ भी एचएमआरसी हमसे मांग सकता है? देखें, जब आप किसी को पे देते हैं ना, तो आपको कंपनी को पे रोल रजिस्टर करवाना पड़ता है। जी। और जब आपकी कंपनी पे रोल रजिस्टर्ड होती है तो जब भी आपने स्टाफ को वेजेस देनी होती हैं तो आपने एक रिपोर्ट एचएमआरसी को भिजवानी होती है। उस रिपोर्ट को बोलते हैं आरटीआई। आरटीआई का मतलब होता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन। अगर आप वीकली किसी को तनख्वाह दे रहे हैं तो एवरी वीक आपने रियल टाइम इंफॉर्मेशन एचएमआरसी को भिजवानी है। अगर आप मंथली दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, जब भी आप यानी तनख्वाह देंगे आपने वो इंफॉर्मेशन एचएमआरसी को भिजवानी है। अच्छा, जब मैंने किसी कंपनी को एज एन एम्प्लॉय अपने पास रखा और मैं उसकी अब पे रोल रन करने जा रहा हूँ, तो पे रोल रन करने के लिए मुझे उस एम्प्लॉय की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अब क्योंकि यहाँ का सिस्टम आपके एनआई नंबर के साथ लिंक होता है, तो अगर मैं एनआई नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकता तो इट्स मीन के मैं यूके में रेजिडेंट नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास एनआई नंबर नहीं है। तो ऐसी ठीक है। सिचुएशंस में फिर आपको मजबूरी होगी कि आपको उसका टैक्स काटना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो लेकिन ये मेरा पॉइंट ये है कि अगर सिर्फ डायरेक्टर एक ही है सिंगल और वो सिर्फ इन द स्टार्ट अपनी ही कुछ विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, तो उसको हम कैसे जस्टिफाई, वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में अगर लाइक वाइज में ही वो 500 पाउंड अपने बिजनेस से अपने पर्सनल में लेके जा रहा है तो वो उसको अपनी ड्राइंग कह सकता है? देखें, वो अगर बिजनेस से पैसे ले रहे हैं तो वेजेस वो ले सकता है। उस हम्म। वेजेस के लिए पहले ये रूल होता था कि अगर आप टैक्स फ्री अलाउंस से कम वेजेस ले रहे हैं ना, तो अक्सर कंपनीज जो है ना वो पे रोल रजिस्टर नहीं थी होती और आरटीआई जी। अपनी सबमिट नहीं थी करती। लेकिन जी। अब उन्होंने थोड़ी सख्ती कर दी है कि अगर आप थोड़ी भी वेज ले रहे हैं, बेशक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई एनआई नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को पे रोल रजिस्टर करें और प्रॉपर अपनी वीकली या मंथली रिपोर्ट एचएमआरसी को भिजवाएं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन है कि अगर हमने कंपनी को पे रोल रजिस्टर नहीं कराया और जी। 500 पाउंड हमने उसमें से एज अ वेजेस करके ले ली है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी कि उसका जो टैक्स है वो फिर आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो वो अगर आपके अकाउंटेंट डाल देंगे बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक हो गया। लेकिन ये है कि अब इन द स्टार्ट को हम चाहते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई भी करें और इतना भी हमारा ज़रा नया सेलर है वो घबरा ना जाए कि वो कहे कि काम ही नहीं किया जा सकता। तो
हर चीज़ के थोड़े से वे अराउंड्स तो ऑब्वियसली होते हैं, तो हम थोड़ा-सा जो है वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें जो है वो थोड़ा-सा जो है वो अकोमोडेट करें इन चीज़ों में कि हम शुरू में जो है वो एक्सपेंसेस को इस जी। तरह ही रजिस्टर करवा सकें कि जिसकी वजह से हम वो कॉर्पोरेशन टैक्स की स्लैब से जो है वो थोड़ा-सा बच सकें। जी। 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 अच्छा, अब इसमें एक तो कॉर्पोरेशन टैक्स हमने बात कर ली है और इसके अलावा एक यूके एंटिटी बनाने के बाद हमें उसकी ईयरली जो है वो कन्फर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है, जिसमें बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि कोई डिटेल्स चेंज तो नहीं हुई, और वो अगर आप 1 साल बाद ड्यू डेट पे मेरा ख़्याल नहीं करते, तो विदिन 15 डेज़ आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाती है। 15 डेज स्ट्राइक ऑफ तो नहीं होती, लेकिन वो यानी ना मार्क हो जाती है कि आपकी कंपनी लेट है, तो 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो अब डिसॉल्व कर देते हैं कंपनी आपकी। अच्छा, अब अगर किसी की इस तरह डिसॉल्व हुई है, तो क्या उसके ऊपर कोई इसकी इम्प्लीकेशन है या वो दोबारा से कंपनी बनाता है? क्योंकि देखें, एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये बढ़ी है कि अच्छा कंपनी बंद होगी, नई बना लो, फिर बंद हो गई, फिर नई बना लो। तो और उसमें एज़ सच कोई आप अपनी पासपोर्ट या कोई चीज़ और भी सबमिट नहीं कर रहे होते। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि जो लोग कंपनीज़ पे कंपनीज़ बनाई जा रहे हैं और पिछली को देखते भी नहीं हैं, इसकी क्या उनके लिए इम्प्लीकेशन हो सकती है? देखें, जब भी आप अपने नाम पे कंपनी बनाते हैं, वो आपके नाम के साथ लिंक हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल ठीक आप है, मेरा नाम डालते हैं, मैंने अपनी लाइफ में यूके में अगर 10 कंपनीज खोली हैं, जिसमें से 8 जी, बंद हो गई हैं, 2 अभी भी एक्टिव हैं, तो वो सारे मेरा रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है। तो आप रिकॉर्ड बाय पर्सन भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड बाय एड्रेस भी देख सकते हैं कि इस एड्रेस पे कितनी कंपनीज खुली हुई हैं। ठीक है, तो जो लोग कंपनी बनाते हैं और उसके अकाउंट सबमिट नहीं कराते और कंफर्मेशन स्टेटमेंट नहीं कराते और उसकी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, तो उनको फिर दोबारा से ज़ीरो से अपने आप को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। अब वो उनके नाम के साथ वो लिंक रहती है कंपनी, और अगर वो बार-बार ऐसी कंपनीज़ बनाएँगे और वो कंपनी डिसॉल्व हो जाएँगी, तो चांसेस हैं कि वो जो रेगुलेटरी बॉडी है, उनकी नज़र में आ सकते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन ओपन हो सकती है। तो ठीक हो अगर सकता है। आपको कंपनी नहीं चाहिए, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व करें। डिसॉल्व का एक प्रोसेस होता है, उसको आप फॉलो करें और उसको लीगल तरीके से कंपनी को बंद कर दें। और आपने अगर बाद में नई कंपनी खोलनी है, तो आप बिल्कुल खोल के नया स्टार्ट कर सकते हैं, और ये भी नहीं है कि एक टाइम पे आप एक कंपनी के ही डायरेक्टर हो सकते हैं, आप 10 कंपनी के भी डायरेक्टर हो सकते हैं, ये भी कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये बात करनी इसलिए जो है वो ज़रूरी है कि पिछले शायद 3-4 सालों में शायद हज़ारों नहीं लाखों कंपनियाँ पाकिस्तान से बनाई गई होंगी, और वो किसी भी वजह से देखें आपकी नहीं वो चल सकी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, कोई और मसला हो गया और आपने उस कंपनी को एज़ इट इज़ छोड़ दिया, तो ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप उस पे काम नहीं कर रहे, तो या तो फिर आप उसकी कंफर्मेशन स्टेटमेंट फ़ाइल करें और फिर आप उसकी रेगुलर जो अकाउंट्स हैं वो सबमिट करें, चाहे वो डोरमेंट करें, और उसके बाद जो है अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना, तो फिर आप उसको प्रॉपर्ली डिसॉल्व करें। जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अकाउंट्स वाले सेक्शन पे। यहाँ अब तक हमने बात कर ली कि एक यूके एंटिटी किसी ने बनाई है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसने बुक कीपिंग कैसे करनी है एंड ऑल दैट। अब टेक ऑफ टैक्सेस जो हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटर्न्स के हवाले से, वो आप ज़रा ब्रीफली प्लीज़ एक्सप्लेन करें। अच्छा, बीइंग अ डायरेक्टर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और टैक्स काफ़ी किस्म के हैं। अभी हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, और अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने 1 या 2 लड़के एम्प्लॉयी रखे हुए हैं अपने पास। तो जब भी मैं उनको वेज दूँगा, उस वेज के ऊपर अगर कोई टैक्स या नेशनल इंश्योरेंस बनता है, तो वो मैंने उनकी वेज में से काटना है, और वो मैंने एचएमआरसी को पे करना है। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा 20,000 पे मेरे पास काम कर रहा है, तो बेशक उसका पहले 12,500 टैक्स फ्री है, उसके ऊपर जो भी उसकी वेज है, उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है, वो एज़ एन एम्प्लॉयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसकी वेज में से वो डिडक्ट करूँ, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है, वो मैं उसमें ऐड करूँ, और फिर मैं एचएमआरसी को वो पे करूँ एवरी मंथ। नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे है कि साल के बाद जब आपने कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो आपने उस टाइम पे देखना है कि आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, और अगर 19% टैक्स बन रहा है या 25% टैक्स बन रहा है, जो भी लाइबिलिटी है, वो आपने वर्कआउट करनी है। आपके अकाउंटेंट आपको कंप्लीट करके बता देंगे कि आपकी क्या लाइबिलिटी है, और वो लाइबिलिटी आपने पे करनी है। ये साल के बाद एक बार पे करनी होती है, एवरी ईयर। ठीक, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है वीएटी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि वीएटी है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स।
ये यूके में अभी करंटली थ्रेश होल्ड है 90,000 पाउंड अ ईयर, कि अगर 12 महीने के अंदर आपकी कंपनी 90,000 या इसको एक्सीड कर जाती है तो आपने वैट रजिस्टर्ड होना है, और जिस मंथ में आपने एक्सीड किया है उस मंथ से बाद जितनी भी आप सेल करेंगे उसके ऊपर 20% वीएटी आपने चार्ज करनी है और एचएमआरसी को पे करनी है। ठीक है। ये मैं दोबारा क्लियर कर दूं, अक्सर लोगों के जहन में होता है कि यार पहले साल तो मैंने 80,000 की सेल की, तो मंथ 13 या मंथ 14 में जाके मैंने वो 90,000 थ्रेश होल्ड को टच किया, तो क्या मुझे पिछले पूरे साल का भी टैक्स देना पड़ेगा वीएटी? तो ऐसा नहीं है। जिस मंथ में आप वीएटी रजिस्टर्ड होंगे उस मंथ से ऑनवर्ड जो भी आप सेल करेंगे उसके ऊपर 20% आपने टैक्स देने हैं। अच्छा, एक जो टेक्निकल क्वेश्चन है अक्सर लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आता, ये 20% डजेंट मैटर कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। आपकी जो सेल है ग्रॉस सेल, उसके ऊपर 20% आपने वीएटी पे करनी ही करनी है। अगर आप लॉस में भी जा रहे हैं तब भी आपने 20% वीएटी पे करनी है। तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि मैंने तो कोई प्रॉफिट ही नहीं किया तो मैं क्यों वीएटी दूं? तो वीएटी का रूल आपके इनकम या लॉस से नहीं है, उसका तल्लक आपके टर्नओवर से है, सेल से है। अच्छा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैंने अमेजोन पे सेल की है 1 लाख की, जिसमें से 40,000 तो अमेजोन ने काट लिए हैं अपने और मेरे अकाउंट में तो 60,000 आया है, तो क्या मैंने 60,000 के ऊपर वीएटी देनी है? तो नहीं, आपने 1 लाख के ऊपर ही वीएटी देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इम्फिसाइज कर रहा हूँ कि अक्सर लड़कों को इस चीज़ का नहीं पता होता। उनके जहन में होता है कि मेरे अकाउंट में कट कटा के जो पैसे आ रहे हैं मैंने सिर्फ उसके ऊपर वीएटी देनी है। ऐसा नहीं है, आपने ग्रॉस सेल के ऊपर 20% वीएटी देनी है। ठीक। अच्छा, अब वैसे तो रूल ये है कि जब आप वैट रजिस्टर्ड हों तो आप अपनी प्राइस 20% इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल, ये पेन मैं पहले पाउंड का बेचता था, अब मैं वैट रजिस्टर्ड हो गया हूं तो मुझे 1 पाउंड और 20 पैनी का बेचना चाहिए, और वो जो 20 पैनी है वीएटी में इंक्रीज की है मैंने प्राइस, वो मेरे पैसे नहीं है, वो मैंने एचएमआरसी को वीएटी की सूरत में देने हैं। लेकिन अगर मैं 20 पैनी इंक्रीज करूंगा तो हो सकता है मैं टिकटॉक पे कम्पिटेटिव ना रहूं, लोग मुझसे बाय ना करें कि उनको पाउंड की एक चीज मिल रही है तो वो क्यों 1 पाउंड 20 पैनी की दे। सो अक्सर लोग जो है ना, स्पेशली हमारी कम्युनिटी, वो वैट रजिस्टर होने से बहुत घबराते हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि वो मार्केट में कंपिटेटिव नहीं रहते, उनकी प्राइसेस या तो उनको इंक्रीज करनी पड़ती हैं, और अगर प्राइस इंक्रीज ना करें तो वीएटी उनको अपनी जेब से देनी पड़ती है। तो जैसा कि आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता कि हम 20% वीएटी भी दें इसके ऊपर, तो इस क्वाइट चैलेंजिंग। अगर आपने मार्केट में रहना है और हम 90,000 से ऊपर जा रहे हैं तो 20% वीएटी आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, अब वीएटी क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से इसको कवर करूँ। बट इम्पोर्टेंट बहुत है इसलिए, और ये लोग इससे डरते भी बहुत है। हालांकि मैं एनकरेज करता हूँ, अगर आपने प्रॉपर तरीके से काम करना है तो इसके अलावा आपका कोई चाह है नहीं। नहीं नहीं, क्योंकि नहीं है आपकी ना, सारी ये रिकॉर्ड ख्याल है कि कंपनियां बदलते रहो, ये तो कोई बिजनेस नहीं है। नहीं, इस तरह तो फिर मैं आगे निकल ही नहीं सकूंगा ना। देखिए, आपको खुद बिल्कुल। पता है कि एक अकाउंट को बनाना, उसको मेंटेन करने में हो सकता है साल डेढ़ तो आपको लग जाए कि उसको अपने पाँव पे खड़ा किया आपने, और साल बाद आप कंपनी बंद करके फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह तो फिर आप खेलते ही रहेंगे ना सारी जिंदगी। तो आप बिल्कुल मसूद भाई, मैं चाहता हूँ आप ये वीएटी को जरा कवर करें और सबको, ताकि समझ आ जाए इस सेशन को जो भी देखे। ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं, वही मेरी जो 100,000 वाली एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले रजिस्ट्रेशन को मुझे कवर कर लेने दें, उसमें भी थोड़ी सी ना टेक्निकलिटी है। ठीक अच्छा, है। मैंने जनवरी में कंपनी खोली, जनवरी से लेके दिसंबर तक उसके 12 महीने में फॉर एग्जांपल मैं 90,000 थ्रेश होल्ड से नीचे रहा, तो मुझे वीएटी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अब मंथ 13 पे आ जाते हैं। जब मैं मंथ 13 पे पहुंचा तो एचएमआरसी कहता है अब यहां से आपने रोलिंग बेस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये रोलिंग बेस कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने हर महीने आपने चेक करनी है कि आपकी इनकम कितनी है और उधर से पीछे 12 महीने जाना है। ये मैं पॉइंट दोबारा क्लियर करता हूँ। मंथ 1 से मंथ 12 तक मैंने 80,000 की सेल की तो मुझे वीएटी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मैं मंथ 13 पे गया, वहां से मैंने लास्ट 12 मंथ को दोबारा से चेक करना है
कि ठीक आखिरी है। 12 महीनों में मैं 90,000 से ऊपर तो नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल आखिरी 12 महीनों में मैं 85 पे पहुंच गया, अभी भी वैट रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाएंगे मंथ 14 में। अब यहां से मैं लास्ट 12 महीने में देखूंगा कि मेरी सेल कितनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 95,000 मंथ 14 में कर दी है। ठीक है। सिर्फ 12 महीने की सेल देखनी है, लेकिन आखिरी 12 महीने की तो शुरू के उसमें से एक्सक्लूड करते जाएंगे। एक्सक्लूड करते जाएंगे शुरू में से। ओह! अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ये मुझे भी अभी समझ आया है। मैं थोड़ा अपने लोगों को भी, ताकि क्लैरिटी होगी किसी के ज़हन में हो। आपने कहा कि 12 महीने में हम 80,000 पे पहुँचे थे, ठीक ठीक है? है, वैट फर्ज़ रजिस्टर नहीं करें, होंगे। हाँ, हम वैट रजिस्टर नहीं हुए, ठीक है? उसके बाद हमने 13th मंथ शुरू हो गया, हमने फिर 5,000 की सेल की, ठीक है? अब भी हम इसको पीछे 12 महीने देखेंगे और पहला महीना निकाल देंगे। निकाल देंगे जी। एक महीना बिल्कुल, ऐड करेंगे और पुराना एक ठीक है। महीना एक्सक्लूड कर देंगे आप। फिर 14th मंथ जाके देखेंगे, फिर तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि 12 महीने में वो रीसेट हो गया, हमारा सब कुछ 0-0 से फिर शुरू हो नहीं नहीं गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं 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 है, नहीं, ऐसा ठीक नहीं है? है, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली exactly. अब अगर हमारी बिल्कुल सेल्स पहले साल में नहीं थी और अब वो ग्रेजुअली आ रही है, तो बस सिंपल फार्मूला ये है कि उस महीने को शामिल करें या उससे एक पिछले, अगर हम 14th मंथ के मिड में चल रहे हैं, फर्ज करें 15th डेट है, अब ठीक है, इसमें 14th के 15 दिन भी ऐड करेंगे, 13th से पीछे देखेंगे। अगर इसको आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो कैलेंडर मंथ को आप फॉलो कर लें। आप कैलेंडर ठीक है। मंथ को फॉलो कर लें। मंथ 13 आपका खत्म हुआ तो आपने शुरू से एक मंथ निकाल देना है और जी। मंथ 13 को ऐड करके आखिरी 12 महीने में देखना है कि आप 90,000 से ऊपर तो नहीं जा रहे। ठीक है। तो अगर आप जा रहे हैं तो मंथ 13 के में आपने अपने आप को वैट रजिस्टर करना है और उसके बाद जो भी आप सेल करेंगे उसके ऊपर 20% वीएटी देंगे। सो इसको मंथली रोलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आपने हर महीने चेक करना है। बहुत अच्छा जी, बड़ा इन्फॉर्मेटिव और आसान है जिस तरह से आपने समझाया है। मुझे भी ये चीज़ अब क्लियर हुई है। वरना ये होता है कि जब आप एक जनरल टर्म में कहते हैं कि जी अगर आपने 90,000 की सेल की है, तो इसका यही मतलब है कि जी मेरा रीसेट हो गया सिस्टम और अब मैं नया से शुरू हो गया हूँ। वो नए से जाके तो फिर आप समझें उसका अगला फिर साल गुजर जाएगा, बट नहीं नहीं, इस ऐसा नहीं आई थिंक उसका अगला पूरा साल नहीं गुजरेगा। नहीं क्योंकि इतना टिकटॉक भी नहीं। जो है वो सेल्स तो मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, और उसमें ये एक और चीज़ है कि हम उसमें मार्जिन्स कितने परसेंट निकालते हैं। बट ये है कि सेल जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग, वो भी जो है वो वैट को आपने नज़र में रखना है। जैसे लोग बहुत सी मसूद भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, वो महंगी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो जी जब जी, आप उनको बेचते हैं तो आप बहुत जल्दी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाते हैं। तो फिर बिल्कुल दैट मीन्स अच्छा, अब सपोज के 15th मंथ आ गया और हमने देखा कि ओके जी हम तो 95,000 पे इस वक्त खड़े हुए हैं, अब यहाँ से आगे बताएं। अच्छा, अब 15 मंथ में आपको पता चला कि आपने वैट थ्रेश होल्ड को एक्सीड कर दिया। अब कंपलसरी है, आपने वैट रजिस्टर्ड होना ही होना है। अब आपके पास ऑप्शनल नहीं है ये चीज। आपने मंथ अगर 15 नहीं में, होते तो? अगर नहीं होते 90,000 से हैं तो फिर सारी जिंदगी अगर नहीं होते तो आप वीएटी रजिस्टर्ड ना हो। नहीं, इस- अगर आप रजिस्टर नहीं हुए, आपने अच्छा, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया और आपने क्रॉस कोई कर दिया, एक्शन ही नहीं लिया। कोई एक्शन ही नहीं लिया, ठीक है। अब इस सिचुएशंस में जब आपके अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, वो देखेंगे कि आपका टर्नओवर तो 150,000 आ रहा है फॉर एग्जांपल। अब ये तो और ये आप 90,000 से सिर्फ आप, और सिर्फ बैंक से देख रहे होंगे नहीं नहीं, या आपकी सेलिंग सेल से? रिपोर्ट आएंगी ना, जिस सेल प्लेटफॉर्म रिपोर्ट। से भी आप सेल कर रहे हैं वहां की रिपोर्ट से पता चलेगा कि आपने 12 महीने में कितनी सेल की। ठीक है। अब आप अकाउंटेंट के पास गए, आपने कहा जी ये मेरी सेल है और इसके अकाउंट्स प्रिपेयर कर दें आप। आपके अकाउंटेंट ने चेक किया, उन्होंने कहा कि जी आप तो देखें 90,000 का थ्रेशोल्ड तो एक्सीड कर चुके हैं। हम्म। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन ये है कि आप बैक डेट में जाके वैट रजिस्टर्ड हों और जब से आपने 90,000 एक्सीड किया है तब से लेकर अभी तक के ऊपर आप 20% वीएटी भरें। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने आपकी एडवाइस नहीं लेनी और मैं वैट रजिस्टर नहीं होऊंगा, आप इसके अकाउंट्स बस सबमिट करवा दें, मेरी जान छुड़ाएं। तो अगर अकाउंटेंट आपको एडवाइस करता है और उसकी एडवाइस आप नहीं लेते, वैट रजिस्टर नहीं होते और आप अकाउंट सबमिट कराते हैं, तो एचएमआरसी का सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाएगा स्ट्रेट वे कि भाई ये कंपनी का टर्नओवर 150 है और इसका वैट नंबर इशू नहीं हुआ हुआ। तो वो आपको विद इन फ्यू डेज लेटर घर में आ जाएगा कि भी आप वैट रजिस्टर्ड नहीं हुए और हमें पता चला है कि आप वैट थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर चुके हैं। फिर उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो आपका मंथली रोलिंग सिस्टम को चेक करेंगे और जिस मंथ से भी आपने
अपनी वीएटी लिमिट एक्सीड की है, उस मंथ से लेकर अभी तक जितनी वीएटी बनती है सब की सब इकट्ठी आपको चार्ज करेंगे और आपको पे करनी पड़ेगी विद पेनल्टीज। विद ठीक। पेनल्टीज और शॉर्ट शॉर्ट आपको बताऊं कि पेनल्टीज 35% से लेके 100% तक है। मतलब अगर मेरा वीएट बिल था 10,000 तो मुझे पेनल्टी 3,500 से लेके 10,000 पाउंड तक पेनल्टी पड़ सकती है। सो विच इज अ ठीक। बिग अमाउंट। सो जी। आपने ये इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना, इसको सीरियसली आप मॉनिटर करना है कि आप कौन से मंथ में वीएटी एक्सीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम फर्ज करें कि वो टाइम आ गया है, हमने 90,000 पे हम पहुंच गए हैं। अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? अब प्लान ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए कि आप अपने अकाउंटेंट से रब्ता करें और बोलें कि जी मैं तो वीएटी थ्रेश होल्ड पे पहुंच चुका हूं, तो आप मुझे वैट रजिस्टर करवाएं। जब आप वैट रजिस्टर्ड होंगे तो वो वैट नंबर आपने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बताना है। आपकी ऑब्वियसली वैट एप्लीकेशन सबमिट होगी, वो एचएमआरसी चेक करेगा, अप्रूव करेगा और फिर आपको वीएटी नंबर इशू करेगा। जब आपको ठीक। वीएटी नंबर मिल गया तो आपने अपने अमेजोन या टिकटॉक या ईबे का जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें वो वीएटी नंबर ऐड करना है। फिर टिकटॉक ऑटोमेटिकली जो आपकी इनवाइसेस बना के आपके कस्टमर्स को देता है तो उसमें क्लियरली वैट नंबर भी आ रहा होगा और ब्रेक डाउन भी आ रहा होगा कि ये 1 पाउंड का पेन था, 20 पेनियां वीएटी हमने चार्ज की और 1 पाउंड और 20 पेनियां हमने टोटल इस इनवाइस के चार्ज किया। तो वो आपके कस्टमर के पास एक प्रूफ होगा कि भी मैंने 20p वीएटी पे की है इस पेंसिल के ऊपर। अच्छा, वीएटी आप रजिस्टर्ड होते हैं तो वीएटी सबमिशन की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। छोटे बिजनेसेस को वो अलाउड करते हैं कि आप मंथली वीएटी भी सबमिट करवा सकते हैं, क्वार्टरली वीएटी भी सबमिट करा सकते हैं और एनुअल वीएटी भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन ये छोटे बिजनेसेस के लिए होता है एनुअल ऑप्शन कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर महीने जाके वीएटी सबमिट करवाता रहूं। मेरा भी टाइम लगता है, अकाउंटेंट के पास भी मैं जाता हूँ तो 12 बार अकाउंटेंट के पास जाऊंगा तो वो 12 बार मुझे फीस चार्ज करेगा और वो मेरे लिए काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मैं साल में एक ही बार वीएटी सबमिट करवाना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है एज लॉन्ग एज कि आप जो लो इनकम बैंड है उसको मीट करते हो, जो कि तकरीबन 1.5 लाख से स्टार्ट होता है और 2,30,000 पाउंड तक सालाना इनकम वाले बिजनेसेस को ये अलाउड करते हैं। सही। ठीक है। अगर मैं वैसे जो स्टैंडर्ड यूके में वीएटी चलती है वो क्वार्टरली चलती है, यानी साल में 4 वैट रिटर्न्स आपके सबमिट होते हैं। अगर मैं जनवरी में वीएटी रजिस्टर्ड हुआ हूं तो जनवरी, फरवरी और मार्च का एक क्वार्टर बन जाएगा, अप्रैल, मई और जून का क्वार्टर नंबर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर नंबर 3 और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का क्वार्टर नंबर 4। मैं ठीक। रजिस्टर्ड हो गया, मुझे वीएटी नंबर मिल गया, मैंने अपने प्लेटफॉर्म को भी इन्फॉर्म कर दिया और अब मैं क्वार्टरली वीएटी पे आ गया। अब जब मेरा पहला क्वार्टर फिनिश होगा जनवरी, फरवरी और मार्च का, तो उसके बाद मेरे पास 1 महीना और 7 दिन का टाइम होगा। ये मैं दोबारा रिपीट ठीक है। करता हूँ, 1 महीना और 7 दिन का टाइम होगा कि मैंने 1 महीना और 7 दिन के अंदर अपनी वीएटी की वर्किंग करनी है, अपनी वीएटी सबमिट करवानी है और जो भी वीएटी का बिल बनता है वो मैंने एचएमआरसी को पे करना है। ठीक है। सो पहला क्वार्टर जो कि मार्च में खत्म हुआ है तो इसका मतलब है अप्रैल का पूरा महीना और मई की 7 तारीख तक मेरे पास टाइम है। मैं उसको वीएटी को तैयार करूं और सबमिट कराऊं और 7 तारीख से पहले पहले अपना बिल पे करूं वीएटी का जो भी बनता है। इस पॉइंट तक आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। अब इसमें जब आपने ये अप्लाई करना है वैट, इसका क्या तरीका कार है? लोग खुद कर सकते हैं या वाया जी अकाउंटेंट बिल्कुल, करना है, और क्या जी कर फीसेस सकते हैं हैं, क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल इजी अच्छा। है। वीएटी की एप्लीकेशन प्रॉपर होती है, पहले बड़ी सिंपल होती थी लेकिन वीएटी के फ्रॉड हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने काफी अभी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ठीक है। वीएटी नंबर लेना भी इतना आसान नहीं रहा। जब आप वीएटी की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो ऑप्शन है कि वो आपसे फर्दर क्वेश्चन करे जी। कि ये वाकई लिजिट बिजनेस है, इसको वीएटी नंबर इशू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो आपसे प्रूफ मांग सकते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके सप्लायर की इनवाइसेस, फर्दर डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग सकते हैं। आपने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, आपको वीएटी नंबर मिल गया एप्लीकेशन देने के बाद, तो वो फिर उसके बाद आप वीएटी की इसके बेस पे चार्जेस ट्रेड। कितने हैं? जी वैट नंबर पे भी कोई चार्जेस हैं ऑफिशियल? नहीं, कोई ऑफिशियल चार्जेस नहीं है।
कोई ऑफिशियल चार्जेस नहीं, ठीक। और टाइम ड्यूरेशन कितना इसमें लग जाता है अच्छा, अंदाजा? पहले तो बहुत इजी था, 2 दिन में आ जाता था वीएटी नंबर। अब आप रफली एस्टिमेटेड करें बिटवीन 7 days to 30 वर्किंग डेज। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर हम ये बात मैं आपसे बाद में करूँगा कि ये 20% को हम कैसे कम करते हैं, या कम करने का मतलब ये होता है कि हम बहुत जगह पे कर रहे होते हैं, तो ये असल में 20% नहीं होता और हम वीएटी रजिस्टर ना होके अपना एक तरह से नुकसान भी कर रहे होते हैं। जी ये वाले बिल्कुल। पार्ट पे हम बाद में आते हैं। अभी ज़रा लोग डर रहे हैं तो उनको डराते हैं, कोई मसला नहीं है। उनको पता हो कि एक बिज़नेस करना तो प्रॉपर्ली करना भी चाहिए। अच्छा, अब आगे चलें। जी। अच्छा, अब आप वैट रजिस्टर्ड हो गए ऑब्वियसली। इस पॉइंट पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो सेल प्राइस है ना उसको रिवाइज करें। अब ठीक है। अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि यार मैं अपनी प्राइस इंक्रीज करूंगा तो मैं तो बिजनेस लूज कर दूंगा। तो उसके लिए हुँ, थोड़ा सा आप टेक्निकल, मैं आपको टेक्निकल मशवरा एक दूंगा कि आप एकदम से 20% अपनी प्राइस इंक्रीज ना करें। हुँ, आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करें। कि अगर आपकी पाउंड की चीज थी तो आप 1 पाउंड 5 पैनी कर लें, या 1 पाउंड 10 पैनी कर लें, फिर महीना 2 महीने का गैप दे के फिर उसको 1 पाउंड 15 पैनी कर लें, और फिर महीने 2 के बाद उसको 1 पाउंड 20 पैन पे ले आए, जो कि आपकी टारगेट सेल प्राइस होनी चाहिए। उस पॉइंट पे आके आप इस पोजीशन में होंगे कि आप वीएटी अपनी जेब से नहीं देंगे, आप कस्टमर से लेके आगे पे कर देंगे। तो ये प्राइस रिवाइज करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन एंड में जब हम उनके अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो लॉस में जा रहे होते हैं। उस टाइम आपको रियलाइज नहीं होता कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, बस पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। हुँ, लेकिन जब साल के बाद बैठ के हिसाब करते हैं तो फिर पता चलता है कि यार ये तो हम कमा कमा के तो अमेजोन को ही दे रहे हैं, हमारी जेब में तो हुँ, कुछ भी नहीं आ रहा। हुँ, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि इस सारे प्रोसेस में वैट रजिस्ट्रेशन में जो डायरेक्टर है उसका यूके में होना तो ज़रूरी नहीं है? नहीं, यूके में होना जरूरी नहीं है। वो हमने पाकिस्तान में ऐसे क्लाइंट्स, रहता हो, दैट्स फाइन। हाँ हमने ऐसे क्लाइंट्स भी रजिस्टर कराए हैं जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और ठीक है, ऑब्वियसली फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी फर्दर होती है कि पाकिस्तान का प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान की ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो वो जी, ऑब्वियसली एचएमआरसी फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जो कि आप प्रोवाइड करेंगे तो वीएटी ठीक नंबर है। मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे इससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी मालूमात है वो आप बता दें। एक तो आपने ये कह दिया कि ग्रेजुअली बढ़ाएँ, बिल्कुल ऐसी बात है। आप अपने सर पे मेरा ख़्याल है ज़्यादा लोग सवार कर लेते हैं। 1 पाउंड और 1 पाउंड 20 पेंस में इतनी कोई ज़्यादा बहुत बिग डील नहीं है। अगर आप स्लोली उसको करेंगे, देखिए आपने ये सोचना है, जो बड़े सेलर्स हैं, जो प्रॉपर बिज़नेसेस हैं, वो सब बिज़नेसेस वैट रजिस्टर्ड हैं। तो जब जी वो वहाँ सेलिंग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। तो अपने ज़हन से ये चीज़ पहले निकालनी पड़ेगी कि जी ये मेरे प्रॉफ़िट में से चला जाएगा। नो, इट्स नॉट दैट। अगर आपने ग्रो करना है, अगर आपने मिलियन पाउंड की सेल करनी है, तो जो आपके साथ कंपैरेटर है वो भी वैट रजिस्टर्ड है, आप भी वैट रजिस्टर्ड है। आप उस बंदे से कंपैरिज़न अपना कर ही नहीं ले जो कुछ हज़ार की सेल करके फिर चला जाता है, फिर जी दोबारा आ जाता है। हम एक बड़े स्केल पर बात कर रहे हैं। तो जो कोई बच्चे थोड़े बहुत परेशान होते हैं वो तो इसी बात से सुकून करें कि उनको 90,000 तक थ्रेशोल्ड पे नहीं है। इससे आगे एक बिजनेसमैन की बात हो रही है, जो प्रॉपर बिजनेसमैन होगा। पाकिस्तानी पैसों में आप 1 लाख पाउंड को लगाएं ना तो वो कोई 3.5-4 करोड़ रुपया बनता है। तो अगर आप उस लेवल पे जाकर एक बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको ये पता है कि जो आपके कंपटीशन में लोग हैं वो सारे ही वैट रजिस्टर्ड है। ऐसा बिल्कुल। ही है मसूद ऐसे भाई? बिल्कुल, उसके बगैर तो जी। सर्वाइवल ही नहीं है ना। देखें, है ही नहीं, बिल्कुल। और मैंने भी जेब से नहीं देना, सबसे जी बड़ी बात ये है कि जेब से नहीं देना, सिर्फ कलेक्ट करना है और सबमिट करना है। जी जी बिल्कुल और ऐसे ही। आज जो है जिनको आप टिकटॉक पे देखते हैं कि जी 1 लाख यूनिट सोल्ड तो 2 लाख यूनिट सोल्ड, 10 लाख यूनिट सोल्ड, आप आम सी बात है सेलर्स को आप देखते हैं तो आप 101% ये श्योर हैं कि वो वैट रजिस्टर्ड हैं। अब जी आपने अपनी सोर्सिंग को कैसे 20% कहीं से भी निकालना है, मैं आपको श्योर करता हूँ ये कोई बिग डील नहीं है। सिर्फ आपके सोचने की बात है और वैट को आपने अपने ऊपर बहुत बड़ा एक हवा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हम एक तो इम्पोर्ट, अभी हम उस पॉइंट पे आते हैं, मैं आपसे वो समझता हूँ कि हम एक तो सप्लायर से देखें नहीं ले रहे, हम उस टू डोर शिपिंग करा रहे हैं, वैट वो अपने तौर पे कर रहा है, तब भी हम फिर लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि उसको सारा काम फिर हम अपनी कंपनी पे करेंगे। तो असल में फिर वो 20% नहीं रह जाएगा। ऐसा ही है बिल्कुल। जी, बिल्कुल ऐसे ही। और अभी बहुत जगह
पे हम वैट दे रहे हैं जो कि हम क्लेम नहीं कर रहे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे आप दे रहे हैं, फुलफिलमेंट पे दे रहे हैं, बहुत सी चीजों पे आप वैट ऑलरेडी दे रहे हैं, क्योंकि वो जिससे आप सर्विस ले रहे हैं वो तो आपको चार्ज कर रहा है, मगर आगे आप क्लेम नहीं। तो इस साइंस को भी आप जरा एक्सप्लेन कर दें मसूद भाई। जी वो हम 1 लाख वाली एग्जांपल पे दोबारा आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख पे मैं पहुंच गया, अब मैंने अपने आप को वैट रजिस्टर कर दिया, उसके बाद मैंने अगर दोबारा से 1 लाख सेल की, तो अगर मैंने अपनी प्राइस इंक्रीज की है तो मैं 1,20,000 की सेल करूंगा। वो जो 20,000 है वो मेरी बेसिकली लाइबिलिटी है। अब उस लाइबिलिटी को कम कैसे किया जा सकता है, तो HMRC की जो वैट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, तो अब हम वो स्कीम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड VAT स्कीम। स्टैंडर्ड VAT स्कीम के मुताबिक आपने 1,20,000 के ऊपर जो 20,000 VAT ली है वो आपने HMRC को पे करनी है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट जहां जहां पे आपने VAT पे की भी होगी वो उसमें से माइनस करके बाकी आपने पे करना है डिफरेंस। अब कहाँ कहाँ पे की हुई है, जैसे मैं अमेजोन पे अगर सेल कर रहा हूँ तो अमेजोन एडवर्टाइजमेंट पे मुझे VAT चार्ज करेगा, पोस्टेज पे VAT चार्ज करेगा, फुलफिलमेंट पे VAT चार्ज करेगा। तो ये सारी इनवाइसेस आपको अमेजोन प्रोवाइड करता है, आप जाएं वहां से डाउनलोड करें और देखें कि आपको उन्होंने कितनी VAT चार्ज की हुई है। फिर अगर आप बाय कर रहे हैं अपने सप्लायर से, तो आप प्लीज उनसे डिमांड करें कि आपको वो प्रॉपर इनवाइस दें, और वो VAT इनवाइस, अगर वो वैट रजिस्टर्ड है तो VAT इनवाइस दें, ताकि आप वो VAT अपनी VAT में क्लेम बैक कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे अगर आप फोन के ऊपर VAT दे रहे हैं, किसी भी एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इंटरनेट है, पोस्टेज है, अकाउंटेंट अगर आपको VAT चार्ज कर रहे हैं, तो ये जहां जहां पे आप VAT दे रहे हैं उस क्वार्टर में फॉर एग्जांपल वो बनती है 7 या 8 हज़ार पाउंड। सो 20,000 में से 8 हज़ार पाउंड आप माइनस करके तो 12,000 आपने HMRC को बिल पे करना होगा। ठीक हो गया। तो एंड में आपने जो पहले से पे किया हुआ और बाद में आपने उसका डिफरेंस पे करना है सिर्फ, जी, डिफरेंस पे करना है। सारा पे अच्छा, आपने नहीं करना। नहीं, जैसे आपने स्पेसिफिकली अगर आप ये बताएं प्लीज कि हम अलीबाबा से या चाइना सप्लायर से जो भी सामान खरीद रहे हैं उसमें हमें क्या कंप्लायंस करनी जरूरी है, और जब हम वो अपनी कंपनी पे सब कुछ करते हैं तो। जब आप अपनी कंपनी से अलीबाबा से या चाइना से या किसी आउटसाइड यूके से सामान खरीदते हैं, जब वो सामान यूके में आता है तो जी आप वहां पे कस्टम क्लियरेंस करवानी पड़ती है, और ठीक है। जो भी उसकी VAT बनती है या ड्यूटी बनती है वो कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे आपने पे करनी होती है। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल चाइना से 10,000 का माल मंगाया, अब यहाँ पे वो DPD के थ्रू आ रहा था, आपने उसकी वैल्यू डिस्क्लोज करनी होती है कि इस बॉक्स के अंदर क्या चीजें हैं और कितनी वैल्यू की हैं। ठीक है। उस बेस पे कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे वो आपको VAT का बिल बना के दे देंगे। फॉर एग्जांपल 2,000 का उन्होंने बिल बना के दे दिया, DPD आपसे बोलेगा कि भाई ये 2,000 VAT भरें, तो मैं आपका डब्बा जो है ना वहां से रिलीज करा के आपको डिलीवर कर दूंगा। अब वो रिगार्डलेस जो, ऑफ द अमाउंट ना, कि ये कितनी अमाउंट थी जितने का आपने इंपोर्ट किया था। जी आपने डिस्क्लोज करनी है ना कि ये इस बॉक्स के अंदर कितनी अमाउंट की वैल्यू है और क्या चीज है, और ठीक उसकी है। बेस पे जो भी कस्टम ड्यूटी बनती है और VAT बनती है वो उसी टाइम पे आपने पे करनी है, तब आपका वो बॉक्स रिलीज होगा। अच्छा, मैं एक सिनेरियो से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी कंफ्यूजन भी क्लियर हो। फर्ज करें हमने अलीबाबा से 1,000 यूनिट खरीदे हैं किसी भी चीज के, ठीक है, और उसने हमें जो है वो 2 पाउंड का एक प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, ठीक है, तो 2,000 पाउंड हम उसको पे करके आए हैं, और इस केस में चूंकि अब अगली जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो हमारी हो गई ना, पोर्ट ठीक से है, लेकर आगे वाली। तो अब ठीक ये है, 2,000 इस टाइम तक हम उसको पे कर चुके हैं 1,000 यूनिट्स का। अब ठीक है। यहाँ से आगे इस सिनेरियो को लेके अच्छा, चलते हैं ताकि बेहतर अभी समझ आए। अली बाबा ने बोला कि ठीक है जी, ये सामान हम चाइना से इस यूनिट से आप उठा लें और हमारी पेमेंट कर दें, ये आपका सामान है, आप इसको जहां मर्जी लेके जाएं। हम्म। तो फिर मैंने फॉर एग्जांपल DPD से बात की, या मैंने अपना कोई कस्टम एजेंट हायर किया कि भाई यार ये बॉक्स जो है ना मुझे यूके में पहुंचा दें। हम्म। तो अब हमने वो डिस्क्लोज किया कि इस बॉक्स में 2,000 यूनिट्स हैं और 2,000 पाउंड हमने इसका पे किया हुआ है। ठीक है। जब यहाँ पे वो बॉक्स पहुंचा तो उसके ऊपर अगर 200 पाउंड VAT बनती है या 20-30 पाउंड उसकी ड्यूटी बनती है, जो भी है, वो 220 या 230 पाउंड हमें यहाँ पे करने हैं, उसके अलावा 2,000 के अलावा। जी ठीक है। तो 20% वैट है और उसके अलावा भी कुछ पे करना है। ड्यूटी भी पड़ सकती है जी, कुछ आइटम्स होती हैं जिनके ऊपर ड्यूटीज भी होती हैं वैट के अलावा ठीक। ना। ठीक है। तो वो डिपेंड है,
डिफरेंट आइटम्स की डिफरेंट है, वो आप मेरे फर्ज नॉलेज करें में। हमने इसको 2200 कर लिया जी। राउंड सो ऑफ। 400 अगर वीएटी रखें तो चलिए 2400 कर लेते हैं। अब जी वो 24। 2000 मैंने वहां पे किया और 400 मैंने यहाँ पे किया 2400, और डीपीडी ने फॉर एग्जांपल मुझसे 100 पाउंड अपना शिपमेंट का चार्ज कर लिया, जी तो ठीक है। वो बॉक्स मेरे तक पहुंचने तक मुझे 2500 पाउंड कॉस्ट कर चुका हुआ है। ठीक है। और एक चीज सिर्फ, अब आप अगर चाइनीज सप्लायर से बात करते हैं अपनी आसानी के लिए हम्म, कि जी मुझे तो ये डोर टू डोर पहुंचाओ, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो चीज आपको 2400 आपको टैक्स मिला के और 100 डीपीटी 2500 बन रहा था, वो चाइनीज आपसे कम से कम 3000 पाउंड लेता है, क्योंकि ये सारे एक्सपेंस बल्कि वो ओवर कैलकुलेट करके अपने जी आप को बिल्कुल। सिक्योर करता है, ऑब्वियसली क्योंकि आप ये उनसे सब अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस तो सर्विस उसके लेंगे भी तो आने हैं ना। जी जी, उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस के चार्जेस भी आपसे लेने हैं ना। एग्जैक्टली तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि शायद 2400 या 2500 में जो काम आपका हो रहा है डोर टू डोर या जिसको हम ड्यूटी डिलीवरी पेड करते हैं, वो 3000 या इससे भी ज्यादा आपको चार्ज कर रहा होता है। जी। जी तो जी हम दोबारा उस एग्जांपल पे आते हैं कि 2500 वो बॉक्स ने मुझे कॉस्ट किया और मेरे पास आ गया। जी फॉर एग्जांपल मैंने वो 3000 प्लस वीएटी में वो बॉक्स सेल कर दिया। ठीक है। एक यूनिट करके उसको जरा सिंपल बनाने के लिए करते हैं, तो इसका मतलब है जी 3600 में मैंने वो बॉक्स सेल कर दिया। ठीक है। तो 600 पाउंड मैंने वीएटी चार्ज की है उसमें अपने कस्टमर को, क्योंकि मेरी प्राइस थी 3000 प्लस वीएटी विच इज 3600। अब वो 600 ठीक पाउंड है। जब मैं वीएटी पे करने जाऊंगा, तो मैंने कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे जो 400 वीएटी भरी हुई थी वो उसमें से मैं माइनस करूंगा, माइनस हो गई, और मैं एग्जैक्टली तो फिर सिर्फ 200 परसेंटेज पाउंड क्या रह वीएटी गई एंड में? 200 रहेगी। 200 रहा है। ठीक, परसेंटेज में अगर हम बात करें अदरवाइज कि आपको दोबारा, तो फिर ये जो दोनों का डिफरेंस बन रहा है, ये जी सिर्फ इसलिए बन रहा है कि जो आपकी बाइंग और सेलिंग प्राइस का फर्क आया था, वो जी डिफरेंस ऑफ वीएटी आपने सिर्फ पे करना है, बाकी तो आप पोर्ट पे कर चुके हैं। जी जी, आपकी और जेब राइट से जा नाउ क्या चुका है हो वो। रहा है, राइट नाउ आप लॉस इसलिए कर रहे हैं कि जितनी इंपोर्ट भी आप चाइना से या दुनिया में कहीं से कर रहे हैं, वो आपको वीएटी पूरा चार्ज कर रहे हैं और आप क्लेम कुछ नहीं कर रहे, हाँ जी। और अगर आप आगे उस आपको ऑप्शन फिर पे भी देना जाते पड़ेगा। हैं, अगर आप उस ऑप्शन पे भी जाते हैं कि आपको आपका सप्लायर डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं, तो उनसे प्रॉपर वैट इनवाइस मांगे फिर, कि भाई हमें वो आप तो अगर उसके वो नाम आपको। से नहीं पे हुई होगी, जी वो तो उसके नाम से नहीं नहीं पे नहीं, हुई उसके होगी। नाम से पे होगी ना। जब वो फॉर एग्जांपल एक चाइनीज है, उसने यूके में अपनी एक कंपनी खोली हुई है, वो आपको कहता है कि जी मैं आपको डोर टू डोर फैसिलिटीज दूंगा। अब जिसने भी माल इंपोर्ट करना है किसी के नाम पे तो आएगा ना, जिसके नाम पे भी वो सामान आएगा वो उस टाइम पे वीएटी और कस्टम पे करेगा। ठीक है। अब अब आपने उससे जब लेना है तो आप उससे इनवाइस की डिमांड करें कि हमें ये इनवाइस दें, और ठीक जो है। भी एंटिटी है अगर वो वैट रजिस्टर्ड होगी तो जब वो आपको इनवाइस बना के देंगे तो वो विद वीएटी की इनवाइस आपको बना के देंगे। तो ये तो बहुत अच्छा है कि अगर हमारा पिछले भी कोई सामान है जो हमने उससे डीडीपी लिया हुआ है, तो हम उसको कह सकते हैं कि हमें इसकी इनवॉइस दो। जी आप कह सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा आपके ऑडियंस को कि जब भी आप बाइंग करें तो आप पहले अपना चेक करें कि ये सप्लायर कौन है, जी जेन्युइन सप्लायर है, ये किस तरह ट्रेड कर रहा है, कब से ट्रेड कर रहा है, ये टैक्स रजिस्टर्ड है नहीं है, इसका वीएटी नंबर है नहीं है, ये बेसिक चीजें आप कंफर्म करें, तब ठीक आप है। उनसे बाइंग करें। ऐसे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि अगर आपकी एक रेगुलर इंपोर्ट है, तो इवन अगर आप 90,000 का वेट नहीं करते और आप उससे पहले भी रजिस्टर हो जाते, तो ऐसा कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। बहुत जगह से आप उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अगर जब अगर आप। अगर रियल टर्म्स में बात की जाए, तो शायद ये डिफरेंस जो है एंड में 4 या 5% ही रह जाता होगा, आपकी बाइंग और सेलिंग वाला जो है। जी डिपेंड है हाँ, आप कहाँ कहाँ पे वीएटी पे कर रहे हैं और जी कितनी कितनी कर रहे हैं। जी नहीं, जैसे इंपोर्ट वाले केस में अगर आपने बाइंग पे दिया हुआ है और सेलिंग पे आपने देना है, तो फिर ये डिफरेंस तो बहुत कम रह जाता है ना। जी बहुत कम रह जाता है। आपके जो बिजनेस है इसमें मेन खर्चे क्या हैं? मेन खर्चा है आपकी बाइंग, मेन जी खर्चा है अमेजोन की फीस, मेन जी खर्चा है आपकी पोस्टेज, मेन जी खर्चा है आपकी एडवर्टाइजमेंट। ये सारे खर्चे वैट वाले खर्चे हैं। जी, वैट वाले खर्चे, और उधर से आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप उस पे पे कर रहे हैं, तो ये वो कर आप रहे क्लेम हैं। करें और जो डिफरेंस होगा वो आप बाद में दे दें। जी और वो डिफरेंस भी मुझे लगता है इतना नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो देखें आपने पोर्ट पे दे दिया है,
और जो आपकी सेलिंग का डिफरेंस है हो सकता है उसका भी बहुत सारा पार्ट कवर हो जाए जो आपने एडवर्टाइजमेंट में और बाकी चीजों में ऑलरेडी दे दिया। जी दे दिए, बिल्कुल ऐसा तो ही है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको जेब से ना देना पड़े या बहुत नॉमिनल अमाउंट देनी पड़े। हम्म। तो उसके लिए जी आप ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आप अपनी प्राइसिंग को स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं कि यार ये मैंने 1 पाउंड की पेंसिल ली है जी और इसको मैं कितने में सेल करूं कि मैं प्रॉफिटेबल पोजीशन में हूं। तो वो आपको जी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं कि भी अमेजोन की अगर फीस इतनी है, पोस्टेज की फीस इतनी है, वीएटी इतनी है, ये सारे खर्चे मिला के मेरे हिसाब से आपको ये 5 पाउंड में बेचनी चाहिए, तब आप 20-30% प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी ठीक। सेल प्राइस को वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मेरा ख़्याल है वीएटी का बहुत ज़्यादा मुझे भी बहुत क्लैरिटी आई, थैंक यू सो मच। अब और आपके ख़्याल से कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि उसके बाद हम कोई क्विक से क्वेश्चंस ले लेंगे जी जी। इंशाल्लाह। लास्ट चीज होगी कि आपने पर्सनल टैक्स भी पे करना होगा। जी, जब आप कंपनी से वेज लेंगे और डिविडेंड लेंगे तो आपको अपने रिटर्न्स अलहदा से सबमिट करवाने पड़ेंगे और आपको अपना टैक्स अलहदा से देना पड़ेगा। सो कंपनी जी, अपना टैक्स अलहदा देगी, आप अपना टैक्स अलहदा देंगे। तो ये लास्ट ठीक पॉइंट था मेरी तरफ से। है। जी, ठीक है। उसका क्या तरीक़ाकार है और वो कितना है? आपके जो पर्सनल टैक्स हैं वो यूके में एक फिक्स पीरियड फॉलो होता है जो कि स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से जी, और अगले साल 5 अप्रैल में जाके फिनिश होता है। ठीक है, इस पीरियड के अंदर अगर आपने 20,000 वेज कमाई, 10,000 अगर आपने डिविडेंड लिया, तो आपकी जाती इनकम जो है वो 30,000 बन गई इस पीरियड में। ठीक है। तो वो आपने अपने पर्सनल टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने हैं और उसके ऊपर जो टैक्स बनता होगा फिर वो आपने अपना अलग से पे करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा थोड़ी-सी मुझे उसमें क्लैरिटी आपसे चाहिए दोबारा से कि अगर एक नई कंपनी बनाई, नई शॉप क्रिएट की, तो अब शुरू में जैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हमें प्रॉफ़िट है, पे-आउट्स हमारे आने शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे आप रिकमेंड करते हैं, ज़ाहिर है उसको कुछ ना कुछ तो अपने किचन इनकम के लिए भी चाहिए है। तो जी जी उसके लिए पाकिस्तान में बैठे हुए मैं बच्चे की बात करता हूँ या बिज़नेसमैन की बात करता हूँ, तो उसकी क्या प्रैक्टिस होना चाहिए? वो पहले महीने से कुछ अमाउंट अपने पर्सनल अकाउंट में लेना शुरू हो जाए और उसको वो सैलरी डिक्लेयर करे। आपके ख्याल से आइडियल सिनेरियो क्या है उसके लिए जो यूके में नहीं है? देखें, अगर तो आप यूके में नहीं हैं तो फिर आप वेज तो ले सकते हैं, लेकिन वो वेज आपको कॉस्ट करेगी 20%, जैसा कि मैंने ठीक आपको है, बताया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 10,000 वेज लेते हैं, वो वेज आपको 20% कॉस्ट करेगी। फिर अगर आप उसमें से डिविडेंड कहते हैं कि यार मुझे हर महीने ना 500 पाउंड डिविडेंड भी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, डिविडेंड में आपने ये एहतियात करनी है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में होगी तो आप डिविडेंड लेंगे। अब शुरू में आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि यार पता नहीं मेरी कंपनी प्रॉफिट में होती है कि हुँ, नहीं होती है, तो आप एहतियात करें, बहुत ज़्यादा पैसे ना लें और एहतियात के मुताबिक जो आपकी ज़रूरत है वो लें। साल के बाद जब आपके अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कंपनी की कितनी अफोर्डेबिलिटी है या कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है। अगर आपने उससे ज़्यादा ले लिया होगा तो फिर आपको वापस करने पड़ेंगे, और अगर आपने उससे कम लिया होगा जो डिफरेंस होगा तो वो आप उस टाइम पे ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर फ हमें एक नॉर्मल से हालात में हम कहते हैं जी हमने ये डिसाइड किया कि ओके मैं 500 पाउंड मंथली जो है वो ट्रांसफ़र किया करूँगा। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम उसको डिक्लेयर करें कि ये हमने वेज ली है? हम उसको किसी और तरह के एक्सपेंस में कवर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने गाड़ी यूज़ की थी, 1000 माइल मैंने जी। गाड़ी चलाई तो 450 पाउंड तो मैं ठीक वो है, फिर गाड़ी के बाद में ले आप सकता हूँ। उसे कवर करें। जी। आप अभी मत अगर मैं ये अपना वेज घर यूज़ वाली कर रहा मत हूँ, करें। जैसे मैंने बताया है, तो अगर 100-200 घर के एक्सपेंसेस जी, की जी, मद जी। में लेना चाहते हैं, तो ये जो जी। खर्चे आप अपनी जेब से कर रहे हैं, ये आप ले सकते हैं और उसमें रेफरेंस में लिख दें बेशक कि एक्सपेंसेस रीइंबर्स कर रहे हैं आप, और बेसिकली। उसका कोई प्रूफ भी फ़िलहाल आपको नहीं चाहिए अगर वो एक नॉमिनल अमाउंट है तो? हाँ, अगर आप सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक। जी, ह मतलब बात वही है कि हर चीज़ को आपको अब प्रॉपर्ली करना होगा और इस सेशन को अरेंज करने का मकसद भी है कि टैक्सेशन एक सीरियस मैटर है, उसको सीरियसली लें और उसको लेकर चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगे और आप जी। एक प्रॉपर बिज़नेस बन सकेंगे वरना तो ये कुछ सेल की और फिर बंद किया और फिर नेक्स्ट किया ये कोई हल नहीं है। अच्छा अब कुछ लोगों के क्वेश्चन्स भी हैं और इसमें एक आ रहा है कि जो हमारी एक फ्लैट रेट स्कीम और एक 7.5% वाली है, वो क्या कहानी है जी? देखें, हाँ, वो मेरा आंसर बीच में रह गया था। स्टैंडर्ड स्कीम तो हमने डिस्कस कर ली कि जिसमें हमने 20% वीएटी देनी थी और जी, जहां जहां हमने खर्चे किए थे वो उसमें से माइनस करके डिफरेंस हमने पे कर दिया।
अब दूसरी स्कीम है, उसको बोलते हैं फ्लैट रेट स्कीम। फ्लैट रेट स्कीम स्लाइटली सी डिफरेंट होती है। उसमें आपने 20% ही अपने कस्टमर को चार्ज करना है। ये पेन आपने पाउंड का लिया था, अब आप 1 पाउंड और 20 पैनी का ही सेल करेंगे। ठीक जो है। आपने 20 पेन्स लिए हैं, अब अगर तो आप फ्लैट रेट पे रजिस्टर्ड हैं तो फ्लैट रेट डिफरेंट किस्म के होते हैं। वो डिपेंड है कि आप किस किस्म का बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 7.5% फ्लैट रेट बनता है जो ये ऑनलाइन ट्रेड वगैरह अगर कर रहे हैं आप तो। अब आपने चार्ज तो 20% किया, लेकिन आपने पे 7.5% करना है। लेकिन इसमें जो टेक्निकल चीज है जो अक्सर लोगों को नहीं पता चलती, वो 7.5% आपने ग्रॉस सेल का पे करना है। ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए, 1 लाख की मैं वैसे सेल कर रहा हूँ और जी। मैं 20% उसके ऊपर वीएटी चार्ज कर रहा हूँ जो कि बनती है 20,000। ठीक है। अब मैंने 20,000 वीएटी की सूरत में अपने कस्टमर से ले लिया, टोटल मेरी सेल होगी 1,20,000, जिसमें लाख वो नेट सेल है और 20,000 वीएटी है। ठीक है। अब मैं फ्लैट रेट पे रजिस्टर्ड हूँ। जी। अब फ्लैट रेट में मैंने 7.5% 1,20,000 का पे करना है। लाख ओके। का नहीं, आपने लाख का नहीं करना, उसमें वीएटी शामिल है, टोटल सेल का फिर 7.5%। 7.5% आपने अप्लाई तो ये करना है। असल में तो फिर परसेंटेज बढ़ गई ना। हाँ अच्छा, और दूसरी तरफ से मैं लूज क्या करूंगा कि जहां जहां पे मैंने वीएटी पे की है वो मैं क्लेम बैक नहीं कर सकता। फ्लैट रेट में कहीं भी। नुकसान ये है कि आपने जहां जहां वीएटी पे की है वो आप वीएटी क्लेम बैक नहीं कर सकेंगे फिर। लेकिन अगर अभी आपने हमारे पास ऑप्शन है कि हम स्टैंडर्ड में जाना चाहें या फ्लैट रेट में। फ्लैट में जाना चाहिए। फ्लैट रेट छोटे बिजनेसेस के लिए होता है, जिनका टर्नओवर 1.5 लाख या उससे कम हो तो वो फ्लैट रेट को चूज कर सकते हैं। लेकिन जब वो 2,30,000 टर्नओवर पे पहुंच जाएं तो उसके बाद उनको स्टैंडर्ड पे मूव करना पड़ता है। उस टर्नओवर का क्राइटेरिया नॉर्मल वाले वैट की तरह या कुछ डिफरेंट है? फ्लैट रेट का मैंने बताया कि आप 20% चार्ज करेंगे लेकिन 7.5% पे करेंगे नहीं नहीं, एचएमआरसी को। मैं ड्यूरेशन के एतबार से कह रहा हूँ कि जैसे उसके 12 महीने थे, ये दो हम्म, लाख बीस हजार कितने ड्यूरेशन का है? ये भी 12 महीने का ही होगा। टर्नओवर तो वो नहीं, बारह और महीने इसको भी भी है वो ना। रोलिंग स्कीम की तरह ही देखना है? जी 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 जी, उसी तरह ही देखते हैं कि जब आप 2,30,000 पे पहुंच गए हैं तो अब आपने फ्लैट रेट से मूव करके स्टैंडर्ड पे चले जाना है वापस। वो आपको ऑफिशियली करना पड़ेगा या हो जाएगा खुद से? नहीं नहीं, आपने इन्फॉर्म करना होता है, एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है कि मैं फ्लैट रेट से मूव करके स्टैंडर्ड वीएटी में जाना चाहता हूँ। आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे सेलर्स को, जो एक छोटे सेलर्स हैं, देखिए शूज फ्लैट रेट वगैरह? जो है ना, फ्लैट रेट वो सूट करता है सर्विसेज वाले बिजनेसेस को। जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ ना, जी तो मेरे खर्चे कोई नहीं है। मैं वो जी चीज जी। बाय करके तो नहीं एग्जैक्टली। आपको सेल कर रहा ना। तो जी। मेरी सर्विसेज हैं, सर्विसेज के अगेंस्ट मेरे खर्चे बहुत कम हैं। मेरा थोड़ा बहुत ऑफिस का रेंट होगा, प्रिंटर के खर्चे होंगे, इस किस्म के थोड़े बहुत खर्चे होंगे। तो अब आपके लिए तो मेरी क्लेम करने के लिए है ही कुछ नहीं है ही नहीं ज्यादा। कुछ, तो मुझे हाँ। सूट करता है कि मैं फ्लैट रेट स्कीम पे जाऊं। लेकिन आपकी सिनेरियो में जो लोग बाइंग कर रहे हैं, अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट पे कर रहे हैं, ये सारे जी। खर्चों पे वीएटी पे कर रहे हैं। जैसा कि ठीक है। मैंने और आपने पहले एक एग्जांपल ली थी कि हो सकता है हम 5-6% पे कर रहे हों स्टैंडर्ड जी रेट के ऊपर। जब मैं जी। फ्लैट रेट पे जाऊंगा, एक तो मैं 7.5% पे करूंगा और प्लस मैं लूज भी करूंगा अपनी वीएटी क्लेम बैक भी। तो जी वो अगर मैं वर्कआउट करूं तो हो सकता है 18-19% पे चली जाए। जी। तो मुझे तो फ्लैट रेट स्कीम सूट ही नहीं करती ना। फ्लैट रेट स्कीम तो सूट करती है सर्विसेज वाले बिजनेसेस को। और सिंपलीफाई अगर करूं तो इंपोर्टर्स को तो बिल्कुल भी नहीं नहीं वो करती सूट सर, करती। बिल्कुल नहीं सूट इंपोर्टर्स तो करती। फिर बहुत लूज कर रहे हैं, वो तो पोर्ट पे पूरा पे करके आ रहे हैं। वहां पे भी आपने पोर्ट पे भी पूरा पे किया और यहाँ पे 7.5% उसके अलावा भी दे दिया अपनी लेकिन ग्रॉस सेल फिर का। पोर्ट पे आप 7.5 देंगे या 20 देंगे? 20 सर, 20 देंगे। नहीं, अगर आप अमेजोन भी फ्लैट रेट में रजिस्टर्ड है। तब भी 20 ही देंगे आप। नहीं तो फिर 7.5 कहाँ देंगे? सेल पे, अपनी सेल पे। ओ अच्छा, तो वो तो फिर आपका नुकसान है। अच्छा, उन्होंने दी है ऑफर, लेकिन हैं बड़े सियाने, अपनी जी तरह जी से जी कुछ जी। ना कुछ बराबर कर लिया है। अच्छा पहले ठीक है। पहले शुरू में फ्लैट रेट स्कीम ठीक होती थी, लेकिन हाँ, आजकल वो बेनिफिशियल नहीं ये है। अटैक हो गई। वो लूप होल जो था ना उन्होंने खत्म कर दिया वो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्विकली क्वेश्चंस करें। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ आ गई है। मैंने खुद भी एक बिल्कुल लेमैन बन के क्वेश्चंस किए हैं मसूद भाई से। हूँ भी मैं लेमैन खैर टैक्सेशन के मामले में। अच्छा, एक और चीज बहुत ज्यादा हमारे लोगों को होती है क्या, कि वो ये सब कुछ खुद से कर सकते हैं।
मुझे बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं हेल्पिंग वीडियोस लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मैं जैसे वो एमआरडीपी के लिए, आपको याद है मैं परसों खासा परेशान था कि जी जी बच्चे जी। जो हैं वो कंसर्न्ड हैं, आपसे पूरा समझा, आपका बहुत शुक्रिया, फिर वीडियो बनाई, बड़े लोगों को हुआ। तो इस वजह से लोग, आपको पता है, हर कॉस्ट सेव करने की कोशिश तो करते हैं। तो क्या आया ये जो सारा कुछ है, ये भी खुद किया जा सकता है, या इसके लिए, या आपने बिल्कुल न्यूट्रल होकर जवाब देना है, खुद समझ? देखें, जी, कोई काम एचएमआरसी का जो टैक्स सिस्टम है ना, वो उसमें कोशिश, अब वो बेसिकली सारे सिस्टम को लेके जा रहे हैं एमटीडी की तरफ। आपने ठीक है, शायद ये टर्म सुनी होगी यूके में, एमटीडी। ठीक है, एमटीडी कहते हैं मेकिंग टैक्स डिजिटल। ठीक है जी, बेसिकली एचएमआरसी चाह रहा है कि सारे का सारा सिस्टम डिजिटल हो जाए और अकाउंटेंट का काम खत्म हो जाए, उनकी जॉबें खत्म हो जाएं और सारा कुछ हम खुद से ही मेंटेन कर लें। असल में प्रॉब्लम क्या होती है कि करने में तो तकरीबन बहुत सारे काम आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसको बैलेंस करना है कि आप अकाउंटेंट को कितनी फीस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 लाख की सेल कर रहा हूँ और जी, मैं अकाउंटेंट को 1,000 फीस देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपकी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये आपके टर्नओवर का बनता है 1%। जी, ठीक है। अगर मैं वो 1% बचाने के लिए मैं बोलूँ कि सारे काम मैं खुद करूंगा, और जी, ऑब्वियसली आप अकाउंटेंट तो है नहीं है, कहीं ना कहीं से तो, किसी ना किसी मिस्टेक पॉइंट हो, से तो आप मार खा जाएंगे। तो आपने वो 1,000 तो बचा लिया है, माइट बी एंड अप में आपको 3-4 हज़ार पाउंड की पेनल्टी बढ़ जाए, जी, या आप उससे ज्यादा लूज कर जाएं। और सही, प्लस आप देखें कि उस 1,000 बचाने के लिए आप अपने ऊपर कितना प्रेशर ले रहे हैं कि यार ये काम भी मैंने करना है, किस तरह करना है, ये मैं किससे पूछूं, ये मैं किससे करूं। तो बेसिक बेसिक चीजें आप कर सकते हैं, नो डाउट, जी, लेकिन अल्टीमेटली मैं नहीं समझता कि कोई एक आम बंदा, स्पेशली जिसने यूके के टैक्स सिस्टम को समझा हुआ ही नहीं है या उसको पता ही नहीं है, वो पाकिस्तान से बैठ के ये सारे काम खुद कर सकता है। ठीक है। और मेरे करने के काम इसमें बेसिकली देखें, खुद जो किया जा सकता है, मेरा ख्याल कंफर्मेशन स्टेटमेंट खुद दे आप सकते कर हैं, सकते हैं वो कंफर्मेशन बहुत ईजी है। स्टेटमेंट, छोटी मोटी ठीक है, एप्लीकेशनें हैं, जिस तरह वैट रजिस्टर करवाना है या पे रोल रजिस्टर करवाना है, ये आप कर सकते हैं। जी, लेकिन जो ईयर एंड अकाउंट्स हैं वो मैं आपको बोलूंगा डेफिनेटली अपने किसी अकाउंटेंट से, बुक कीपिंग में आप पैसे बचा सकते हैं। मेन कास्ट जी, जो होती है ना, वो बुक कीपिंग की होती है, तो आप बुक कीपिंग खुद करें। आप जी, अपने बिजनेस को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि भाई कहाँ कहाँ मैं खर्चा कर रहा हूँ और कहाँ कहाँ हुँ, से मेरी इनकम आ रही है, आप अपनी बुक कीपिंग खुद करें, बुक कीपिंग की कास्ट ना ठीक दें है, आप अकाउंटेंट को। ठीक है। और आप जब वो आपसे डिमांड करे तो उस वक़्त आप चीज़ें दे दें। और जी अकाउंटेंट आपके बिहाफ़ पे एक वो सीटी जो 600 आप कहते हैं, जी एक जी। वो अकाउंटेंट देंगे, और एक दूसरा जो अकाउंट्स, टैक्स जो वो, आपके एनुअल अकाउंट्स होते हैं ना, आपकी प्रॉपर इनकम जी, स्टेटमेंट बनती है, कंपनी की बैलेंस शीट जी, बनती है, और कुछ डॉक्यूमेंट्री नोट्स होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, पूरी एक सेट ऑफ अकाउंट्स आपके तैयार होते हैं तो जो कि सीटी कंपनी। 600 में क्या होता है? सिटी 600 में आपकी इनकम निकलती है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की सेल की और 90,000 आपके खर्चे थे, तो वो सिटी 600 में कैलकुलेट होगा कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। और दस नहीं, मैं हजार दोनों प्रॉफिट, का डिफरेंस समझना चाह रहा हूँ असल में, ये मुझे कन्फ्यूजन है। जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का कम्बिनेशन होते हैं, जिसमें आप खाली वर्कआउट करते हैं। जो सिटी 600 है वो टैक्स रिटर्न है कंपनी का। अच्छा, इसमें थोड़ी ठीक है, टेक्निकल चीजें इस तरह से आ जाती हैं कि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आप समझते हैं कि एक्सपेंस है, लेकिन सिटी 600 में वो डिसअलाउड हो जाते हैं। ठीक है, फॉर फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन का अगर कंसेप्ट लोग समझते हैं कि भाई मैंने एक जी, कंप्यूटर लिया, और कंप्यूटर मैंने लिया 1,000 पाउंड का फॉर एग्जांपल, और मैं समझता हूँ कि ये कंप्यूटर मेरा 5 साल चलेगा, जी, तो मुझे लगता है कि हर साल ये कंप्यूटर 20% अपनी वैल्यू डेप्रिसिएट करेगा। ठीक है, अब मैंने वो 200 पाउंड डेप्रिसिएशन की मद में अपने अकाउंट्स में एक्सपेंस डाल दिया हर साल, लेकिन जब आप सिटी 600 प्रिपेयर करने जाते हैं तो ये वो डेप्रिसिएशन को डिसअलाउड कर देगा। वो ये 200 ऐड बैक कर देगा आपके प्रॉफिट में, और आपका प्रॉफिट 200 पाउंड से दोबारा इंक्रीज कर देगा वो। और सिटी 600 में वो आपको अलाउड करता है कैपिटल अलाउंसेस, एक चीज होती है, और उसकी कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो वो जो एचएमआरसी के फिर रूल हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ठीक है, इट्स नॉट अ सेम थिंग, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट थिंग्स होती अलग हैं। है। और ये 2 तरह की सर्विसेज़, अगर हम वैट रजिस्टर नहीं है, तो ये 2 तरह की सर्विसेज़ हमें अकाउंटेंट से लेनी होगी। मिनिमम ये आपको 2 चीजें चाहिए ठीक होंगी। है,
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्विकली क्वेश्चंस करें, बिल्कुल वो क्वेश्चन नहीं करना जिसको हमने इतना डिटेल में कवर किया है। कोशिश ये की है कि जो बिल्कुल छोटा बच्चा भी बैठ के देख रहा है उसको भी समझ आ जाए। अब सवाल वो करने हैं जो मजेदार सवाल हो और मसूद भाई को भी मजा आए कि यार सवाल पूछा है। अब शुरू करें। अच्छा जी, ये है जी कि मिस्टर एंडी सर, मैंने सुना है 90K का थ्रेशोल्ड सिर्फ यूके बेस्ड डायरेक्टर की कंपनी के लिए है, पाकिस्तान बेस्ड डायरेक्टर की कंपनी को फर्स्ट डेट से वैट रजिस्टर होना होगा, इज इट ट्रू? जी बताएं। बिल्कुल। हाँ जी, ये बेसिकली जो लोग अमेजोन पे काम करते रहे हैं ना उनको आइडिया होगा कि HMRC बेसिकली अमेजोन को कोर्ट में ले गया था, और ये 2021 की बात है। और HMRC ने बेसिकली बोला था कि हमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं कि जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं हम उससे प्रॉपरली वैट रिकवर नहीं कर पा रहे, जी और कुछ लोग पाकिस्तान से बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, तो वी थिंक वी आर लूजिंग VAT और वी आर लूजिंग टैक्स। तो उन्होंने कोर्ट में अमेजोन को लेके गए, और कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भी वो लोग जो यूके के रेजिडेंट नहीं होंगे, वो जो भी बिजनेस बनाएंगे डे 1 से आप अमेजोन उनकी सेल के ऊपर 20% VAT काट के HMRC को डायरेक्टली देगा। ये अच्छा, ये कोर्ट, अमेजोन स्पेसिफिक था ना, मैंने हाँ जी, आपसे पूछा भी था। हाँ जी, ये डिसीजन हुआ था 2021 में। तो अमेजोन क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो लूज नहीं था करना चाहता अपना बिजनेस, क्योंकि खाली उसके यूके के कस्टमर तो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 2023 के एंड में HMRC अमेजोन को दोबारा कोर्ट में ले गया कि भाई अभी तक हमें कोई पैसे मिले नहीं। तो फिर अमेजोन ने ना लेटर्स लिखे थे सब लोगों को कि आप पहले हमें प्रूफ करें कि आप यूके रेजिडेंट हैं, आपकी नेशनलिटी क्या है। तो जिन जिन लोगों ने प्रूफ किया कि वो यूके रेजिडेंट नहीं है, तो उन्होंने उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे, और उनको बोला था कि आपकी 21 से लेकर अभी तक जितनी सेल हुई है उस सेल के ऊपर VAT आप हमें दें, और अगर आपने कोई VAT HMRC को पे की है तो वहां से आप क्लेम बैक कर लें। ठीक है। तो ये बिल्कुल रूल है कि वो लोग जो यूके रेजिडेंट नहीं हैं, डायरेक्टर हैं और पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं, तो उनके लिए अमेजोन के प्लेटफॉर्म का ये रूल अभी भी है। टिकटॉक में मेरे ख्याल से अभी नहीं है, लेकिन अमेजोन में डेफिनेटली है। ठीक होगा। अच्छा जी, आई होप ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अच्छा जी, अदील पूछ रहे हैं हाउ वी कैन रजिस्टर फॉर वैट एज वी आर नॉट लिविंग इन यूके। तो आपने बता दिया कि ये हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। फॉर्म होता है ऑनलाइन, आप फिल कर लें बिल्कुल, और वो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मांगेंगे वो आप उनको प्रोवाइड करें, तो आपको वो अपनी ठीक चेकिंग करने के बाद वो VAT नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। डॉक्टर अदनान हमसे पूछ रहे हैं कि NI नंबर पर कितना टैक्स है? NI नंबर पे 12,570 टैक्स फ्री है, और उससे ऊपर जो कमाएंगे उसके ऊपर 20% टैक्स है 50,000 तक। 50,000 से 1.5 लाख के ऊपर 40% टैक्स है, और 1.5 लाख से ऊपर 45% टैक्स है। ये पर्सनल ये वो टैक्स जो आप होता विड्रॉ करते हुए बता रहे है। जी थे अमाउंट। जी जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी सर, फॉर वैट रजिस्ट्रेशन इन यूके हाउ टू अरेंज यूटिलिटी बिल्स ऑफ डायरेक्टर एड्रेस व्हेन वी आर नॉट लिविंग इन यूके। तो आपने बता दिया कि वैट रजिस्टर हो जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैट रजिस्टर्ड हो जाता है जी जी। ठीक हो आप गया। उनको प्रोवाइड कर दें अपनी पाकिस्तान का एड्रेस, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स, और उनको ठीक है। बताएं क्लियरली कि वी आर नॉट यूके रेजिडेंट, तो वो आपको ठीक। फिर भी वैट नंबर दे देंगे अपने चेकिंग्स करने के बाद। जी ठीक। अच्छा सर, अगर 12 मंथ्स में 90,000 को का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया और 13 मंथ से सेल्स वापस डाउन आ गई हैं, देन क्या करना है? हाँ, अगर आप बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि आप 90,000 थ्रेशोल्ड पे के करीब पहुंचे हैं, और फिर आपने साथ ही नीचे कर दिए, तो आप उसको डी रजिस्टर भी करवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जनाब ना एक बार आप वैट रजिस्टर्ड हो गए हैं तो अब वो आप उसको डी अच्छा। रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो जब आप वैट थ्रेशोल्ड से नीचे जाते हैं और आपको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों तक आप दोबारा थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जाएंगे, तो आप अपने आप को डी रजिस्टर भी करवा सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, ये मेरे लिए भी बड़ा अच्छा एक इंफॉर्मेटिव था। अच्छा सर, व्हाट इज कंफर्मेशन स्टेटमेंट? कंफर्मेशन स्टेटमेंट बेसिकली एक आसान सी जो है वो एक फाइलिंग आप उसको कह लें, जिसमें 1 साल जब गुजरता है तो आपको ईमेल भी इसकी आती है। आपको वेब फाइलिंग के पोर्टल में लॉगिन होके सिर्फ एक तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है कि कोई एड्रेस तो नहीं चेंज हुआ, कोई डायरेक्टर तो नहीं चेंज हुआ, कंपनी की और कोई डिटेल तो नहीं चेंज हुई, और अब उसकी 34 पाउंड, पहले 12 पाउंड फीस थी, अब 34 पाउंड फीस है, वो आप फीस पे करते हैं, दैट्स इट। और अगर आप नहीं करते तो जैसे हमने बात की कि आपकी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक जी जवाब दिया मैंने? बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है।
अच्छा जी, हाँ जी, ये क्वेश्चन है जी, शुड वी रजिस्टर कॉर्पोरेट टैक्स इन स्टार्ट और वी कैन डू इट लेटर? देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स ऑटो पे रजिस्टर होता है। आप जब कंपनी अपनी रजिस्टर करवाते हैं तो कंपनी हाउस एचएमआरसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता जी है कि भाई ये कंपनी रजिस्टर्ड होगी है, तो वो आपको एक टैक्स नंबर इशू करते हैं जिसको हम बोलते हैं जी यूटीआर, यूनिक टैक्स रेफरेंस जी। नंबर। ये 10 डिजिट का होता है। तो ये आपको वो भिजवा देते हैं आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, और डे वन से आप रजिस्टर हो जाते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए। वो आपको लेकिन एक दफा एक्टिवेट तो करना पड़ता है ना? जी, वो एक्टिवेशन ये होता है कि वो आप जब कंपनी बनाते हैं ना खुद से, तो आप ना जी एक गेटवे अकाउंट क्रिएट करते हैं। जी। जब आप गेटवे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें आपका कॉर्पोरेशन टैक्स का नंबर उस टाइम स्टेट में अवेलेबल नहीं होता। तो जब वो आपको नंबर इशू करते हैं और साथ आपको एक आपके एड्रेस पे एक कोड भी भिजवाते हैं, एक्टिवेशन कोड। ऑथेंटिकेशन कोड। हाँ, जी जी। वो एक्टिवेशन कोड आप डालेंगे तो फिर आप गेटवे में जाके अपना कॉर्पोरेशन टैक्स देख सकते हैं कि आपकी क्या पोजीशन है। फॉर एग्जांपल ठीक है आपकी कंपनी 2 साल पुरानी है, तो ईयर 1 में क्या टैक्स था, कब आपने पे किया, ईयर 2 में क्या था, आप अपनी हिस्ट्री सारी देख सकते हैं। तो ठीक है। वो ठीक। आपको एक्टिव करवाना पड़ता है, बिल्कुल। अच्छा, अब पूछ रहे हैं जी, माय क्वेश्चन इज ऑन 31st December 2024 आई रजिस्टर्ड यूके लिमिटेड बट आई डिड मिस्टेक, आई डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ शेयर इज £1 बट इन पेड ऑप्शन आई सिलेक्टेड 0, नाउ कैन आई गो विद दिस? हाँ, ये थोड़ा सा है कि देखिए, जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपको शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं कंपनी के लिए, जी और आपने कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है कि फॉर एग्जांपल आपने रखा कि मैं कंपनी 100 शेयर से स्टार्ट करूंगा और £1 का एक शेयर होगा। जी अब आप वो 100 शेयर बाय करते हैं कंपनी से, और £100 आपने कंपनी को पे करना होता है। जी। अगर आपने वैल्यू 0 रखी है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वहां पे डेफिनेटली अगर रजिस्टर्ड होगी है तो आपको कंपनी हाउस से कोई ना कोई लेटर आ जाएगा, आप इसको ठीक करें। ये वो ठीक पॉसिबल कैसे नहीं। करेंगे, क्योंकि आगे वो कह रहे हैं कि कैन आई गो विद दिस कंपनी फॉर टिकटॉक एंड द डायरेक्टर इज यूके रेजिडेंट, विल दिस क्रिएट एनी प्रॉब्लम? तो इसको नहीं, कैसे अपडेट करें? आप जाके उसकी शेयर होल्डिंग को अपडेट करें। कि अगर वेब आपने उसकी फाइलिंग वैल्यू, हाँ, उसको सर्टिफिकेशन अमेंड कोड। करें और दोबारा से सबमिशन करें उसकी, तो ये ठीक है। कंपनी आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को जाके ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे जो है वो एक और क्वेश्चन भी आया है, एक मिनट से, क्वेश्चंस अब तेज तेज आ रहे हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं जी, कैन वी रजिस्टर मल्टीपल कंपनीज टू स्टे बिलो 85K और 90K थ्रेशोल्ड? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, अगर ऐसे पॉसिबल या हो आपने जरा तो, पाकिस्तानियों को जरा सामने रख हाँ, के जवाब देना है, जहाँ कहीं बचत हो सकती है हमारी करा दीजिएगा। देखें, मैं अगर अकाउंटेंसी का बिजनेस कर रहा हूँ जी और मैं 90,000 थ्रेश होल्ड पे पहुंच रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं वीएटी रजिस्टर्ड ना हूँ, तो मैं क्या एक और कंपनी खोल के आधी सेल मैं अपनी उधर डाइवर्ट कर दूं और आधी सेल जी। मैं इसमें रहने दूं? तो ये पॉसिबल नहीं है। वैट पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर एक बंदा 2 कंपनियां खोल के सेम नेचर ऑफ बिजनेस कर रहा है तो एचएमआरसी दोनों की सेल को कंबाइन करके वीएटी अप्लाई करेगा। ठीक हो गया। हाँ, अगर मैं एक अकाउंटेंसी का बिजनेस कर रहा हूँ और एक बिजनेस मेरा टिकटॉक की सेल का है, तो दोनों नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट हैं। मैं 2 अलहदा कंपनियां खोलूंगा, अकाउंटेंसी के बिजनेस को अलहदा रखूंगा, उसकी थ्रेश होल्ड 90,000 की अपनी होगी। टिकटॉक का बिजनेस मैं अलहदा रखूंगा, उसकी थ्रेश होल्ड अपनी होगी। इस सूरत में ओके। पॉसिबल है, लेकिन अगर मैंने दोनों कंपनी टिकटॉक पे ही चलानी है, सेम बिजनेस ही करना है, तो देन नो। ठीक हो गया। अच्छा, कह रही है टिकटॉक हैज गिवन मई 2025 डेडलाइन टू अपडेट वैट नंबर एंड इनो, नहीं इसकी तो मैंने वीडियो बना दी है, ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है, आपने सिर्फ वहां पे देना है कि मैं वैट रजिस्टर्ड हूँ या नहीं, हाँ, MRDP अभी के नहीं है, जो अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी अभी नहीं। आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग ऐसे रहा है कि आने वाले टाइम पे अमेजोन की तरह ये लोग भी सख्ती कर जी। देंगे। अच्छा जी, इज इट नेसेसरी टू एक्टिवेट द कॉर्पोरेशन टैक्स? नहीं, वो इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अकाउंटेंट कॉर्पोरेशन टैक्स सबमिट करवाएंगे आपके सिटी 600, तो वो अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, अपने गेटवे आईडी यूज़ करते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं, वैट सेल्स टैक्स होता है सो सेलिंग प्राइस पर देना होता है, एंड कॉर्पोरेशन टैक्स इनकम टैक्स होता है जो प्रॉफिट पर देना होता है, ये सही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो कॉर्पोरेशन टैक्स पे करेंगे, अगर नहीं होगा तो कॉर्पोरेशन टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन वीएटी, ठीक है। आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, जितनी भी आपने सेल की है उसका 20% वीएटी आपने देनी है।
ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं, आई हैव हर्ड दैट वंस वी डी रजिस्टर ऑफ वैट वी कांट रजिस्टर फॉर वैट विद इन अ ईयर टाइम। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकते। इसका ताल्लुक होता है आपके थ्रेश होल्ड से। देखिए, आपने अच्छा। 90,000 के थ्रेश होल्ड को एक्सीड किया है तो आप दोबारा जी। रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने बता दिया, ये एक ही क्वेश्चन वो बार बार कर रहे हैं, तो वैट रिटर्न में आपको यूके रेजिडेंट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बस पूछ लें, हम इसको वाइंड अप करते हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, मेरे जहन में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी, वो आज बहुत क्लियर हुई हैं। आई होप अब वैट से तो कम से कम आप लोग नहीं घबराएंगे और हमें वैट रजिस्टर होना चाहिए। ये तो आज के सेशन का कंक्लूजन है, क्योंकि फिर हमें अली बाबा से, और बल्कि मेरे जहन में तो ये आ रहा है कि इतनी ज़्यादा जो बाइंग की हुई है, पहले तो सप्लायर से बात करनी चाहिए कि भाई उसकी इनवॉइसेस दे दो, क्योंकि वो वैट तो सारा ज़ाया हुआ है। हम्म। जी। अच्छा जी। अ, अच्छा, ये है जी, थ्रेशोल्ड क्रॉस करने से पहले रजिस्टर नहीं होते तो अमेजोन फूड ट्रेंड वैट डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट रिलीज करता, तो इसलिए रजिस्टर ना होने का फायदा के बजाय लॉस होता है। नहीं, ऐसा मैं ही तो है, आपको खुद बिल्कुल। कह रहा हूँ कि बिल्कुल। रजिस्टर होना हम्म। चाहिए, वो तो आपको कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट, वी डोंट लिव इन यूके बट वी हैव मेंशन्ड यूके एड्रेसेस दैट इज, कैन नहीं जी, कोई इसमें ट्रबल नहीं है, कोई इशू नहीं है। जी जी, ठीक है, मैं बिल्कुल इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। व्हाट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ पेइंग वैट? तो आई थिंक एक लॉ है, और लॉन्ग टर्म ये है कि आप ग्रो करेंगे एज अ बिग बिजनेस। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। अच्छा, इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर फॉर वैट इमीडिएटली फॉर नॉन यूके रेजिडेंट और वी कैन डिले फॉर सम टाइम? आई थिंक थ्रेशोल्ड तक तो आपके पास चॉइस है ना। हाँ, चॉइस है, वो आपकी मर्जी है। जी। अगर होते हैं तब भी, नहीं तब भी, वो आपकी मर्जी है। जी ठीक है। इंशाल्लाह मैं जो हो वो मसूद साहब का जो है वो कांटेक्ट डिटेल्स और वो सारा कुछ आपको इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड जब करूँगा तो उसमें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लूँगा। हम अभी इसी बात को डिस्कस भी कर रहे हैं कि किस तरह हम आपको एक कम्युलेटिव एक अच्छा एक पैकेज, इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि मैं मसूद भाई को 2-3 दिन से यही रिपीटेडली हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक नया बंदा है, उसके लिए ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है और चीज़ों के एक्सपेंसेस भी हैं, बट ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं पूरी तरह कि आपको एक ऐसा पैकेज दे दें जिसमें ऑल इंक्लूसिव हो। जब तक आप वैट थ्रेशोल्ड मीट नहीं करते तब तक आपको पता हो कि ओके ये फाइलिंग्स वगैरह ये सब कुछ एक दफ़ा आपने साल में एक नॉमिनल सी अमाउंट पे करके तो आपका ये मसला मैं हल कर दूं। हम उस पे जो है वो थोड़ा सा निगोशिएट कर रहे हैं अभी कि हम कैसे इसको बेयर मिनिमम करें, बिकॉज मसूद भाई बहुत सालों से यूके में, और यूके में ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं क्योंकि वहाँ टाइम की ही वैल्यू है। तो बट ये है कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि जितना हम इसको मिनिमम रख सकें तो इंशाल्लाह उनकी जो प्राइसेस हैं और वो सारा कुछ भी वेरी सून एक आध दिन में इंशाल्लाह वो आपसे शेयर हो जाएंगी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया है, हाउ कैन आई मेंटेशन बाय प्रॉफिट आई एम गेटिंग पे आउट्स इन माई पर्सनल अकाउंट? अच्छा, जो पे आउट्स पर्सनल अकाउंट में ले रहे हैं, मैंने ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा था कि हमारे कुछ अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, हम टेम्परेरी तौर पे हमें कोई और अकाउंट भी लगाना पड़ जाता है, तो उस केस में हम ये कैसे मैनेज करेंगे? देखें, फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी का अकाउंट ब्लॉक हो गया, लेकिन जी। मैंने अमेजोन या टिकटॉक पे अपना पर्सनल अकाउंट दे दिया और उसके बाद से जो पे आउट्स हैं वो मेरे पर्सनल अकाउंट में आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, लेकिन तो एक सेकेंड, जो अगर हम आप अभी ये होता है कि अगर ब्लॉक होता है ना आपके दोनों ही होते हैं, तो आप समझे कि आपका पर्सनल भी नहीं है। जब चलें, ब्लॉक होता है तो साथ एग्जांपल ले दोनों ही लेते जाते हैं हैं कि और फॉर किसी एग्जांपल, हाँ, थर्ड पर्सन का अकाउंट है, आप फर्ज या करें। किसी और के अकाउंट में आपने जी सेल ले ली है। जी जी। अब आपकी जब अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो आपसे रिपोर्ट मांगेंगे टिकटॉक की, और टिकटॉक की जी सेल है फॉर एग्जांपल 1 लाख, और 40,000 आपका किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में गया हुआ है, तो आपने उसको फिर जस्टिफाई करना है। सेल आपकी फिर भी ग्रॉस ही ली जाएगी टिकटॉक से, और अगर पैसे अकाउंट में टच नहीं भी हुए तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने फिर वो 40,000 को जस्टिफाई करना है कि वो उनके अकाउंट से कहाँ गया। फिर आए आपने सप्लायर को पे किया, वो कहाँ पे पैसे गए, उसकी जस्टिफिकेशन आपने ठीक अकाउंटेंट है। को देनी होगी। और असल में हो सकता है वो आपका ही अकाउंट हो, तो अगर आपका है फिर तो फिर आपको उसकी जस्टिफिकेशन जाहिर है कि आपके पास होगी। जी। ठीक है, तो अगर सेम टाइटल नहीं भी है तो देन भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं।
हाँ, वो अब जब भी HMRC इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो हम उनको जस्टिफाई कर देते हैं कि देखें जी ये इशू हुआ था, अकाउंट ब्लॉक हो गया था, बिजनेस को सरवाइव करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी बची, तो हमें मजबूरन एक थर्ड अकाउंट यूज करना पड़ा है। लेकिन हम इनकम जो है अपनी फिर भी फुल डिक्लेयर कर रहे हैं एज पर टिकटॉक अकाउंट, टिकटॉक रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक है। पूछ रहे हैं, इज इट रिकमेंडेड वी रजिस्टर विद वैट अलोंग विद आवर लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन? आई थिंक इतनी अर्ली करने की तो जरूरत नहीं है शायद। कर सकते हैं लेकिन आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये आई थिंक यूके में होंगे। हाउ कैन वी पे आवर वर्चुअल असिस्टेंट इन पाकिस्तान इन हिज हर पर्सनल बैंक अकाउंट? जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आपको इनवाइस रेज करेंगे, जो भी आपको वर्चुअल सर्विसेज दे रहे हैं या कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं, इस किस्म की भी सर्विसेज दे रहे हैं, आप जी। उनसे भी इनवाइस लें कि ठीक है जी आपकी जनवरी में 500 की इनवाइस बनी है तो आप मुझे इनवाइस दें, मैं आपको 500 पे कर दूंगा। वो आप 500 डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट से लगा दें या वाइस से ट्रांसफर कर लें या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, लेकिन आप उसकी इनवाइस रखें अपने पास। अच्छा, पूछ रहे हैं, कैन वी मेक फिजिकल बैंक अकाउंट इफ नॉन यूके रेजिडेंट? मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो नहीं, अभी 2 ट्रिप्स में बहुत कोशिश की है, इवन नहीं, जाके भी कोशिश की है। अब तो यूके रेजिडेंट के लिए फिजिकल बैंक अकाउंट उन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया। जी जी, बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो वो कोई ट्रिक बता दे थ्रेशोल्ड से बचा जाए। कोई है ऐसा? इजाद नहीं करके ऐसा। बता दे हमें। आप टिकटॉक खरीद लें, फिर यही है कि टिकटॉक खरीद लें। सही है। एक एक क्वेश्चन रह गया है, बस हम फिर वो करके तो खत्म करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मुझे वैसे इतना समझ नहीं आया। मींस हम प्रॉफिट निकाल के सेल करते हैं तो हम पाउंड्स बायर्स को पाउंड सेंड करते हैं, वो हमें पीकेआर में पे करता है। पता नहीं है, अब कोई मेरा ख्याल बैंकिंग ट्रांजैक्शन कह रहे हैं शायद, क्या? शायद, लेकिन आपने जो इनवाइसेस लेनी है ना उसको उस डेट पे जो भी कन्वर्जन रेट है कन्वर्ट करके आपने, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख अपने सप्लायर को पाकिस्तान में पे किया, तो जी। उस दिन जो कन्वर्जन रेट था उसको पाउंड में कन्वर्ट करके आपने इनवाइस के ऊपर लिख देना है कि भाई ये 300 पाउंड या 350 पाउंड बने हैं। तो ताकि जब अकाउंट्स करेगा तो हमने अकाउंट्स पाउंडों में ही बनाने होते हैं, हम पाक रुपीज में नहीं बनाते। ठीक हो गया। और ये पूछ रहे हैं, कैन वी मेक ड्राइंग्स इन पाकिस्तानी बैंक अकाउंट एंड क्लेम दैट एज एन एक्सपेंस विदाउट पेइंग टैक्स ऑन इट? अब जो भी आपने क्लेम करना है उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो कैश में भी हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है, कोई मसला नहीं। जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारे पास और भी तो तरीके हैं ना, हम उसको हम्म, अभी और तरह की ड्राइंग कह लें ना, हम उसको एक्सपेंस कह लें। जी जी यही बात है ना? जी जी अच्छा, जो मायून पूछ रही है कि कैन वी मेक एजेंसी इन पाकिस्तान एंड ऐड ऑल प्रॉफिट एज एक्सपेंस टू पे टू पाकिस्तानी एजेंसी? ये बिल्कुल यही पॉइंट आपने पहले बताया ना, कि वो उसको इनवॉइस करे। जी, वो आप इनवाइस करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि वो प्रॉपर सिस्टम के तहत वो रजिस्टर्ड हो, और जो वो आपको इनवाइस रेज करें उतने पैसे आप उनको भिजवा दें। अब वो पाकिस्तानी कंपनी या पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटी का काम है कि मेक श्योर करे कि वो वहां से टैक्स प्रॉपर ले, लेकिन एज पर यूके लॉ आपने उस इनवाइस को फॉलो किया और उसके मुताबिक अपनी पेमेंट कर दी। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इन टोटल साइकिल वी हैव टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ वैट एंड एडजस्ट इन टैक्स रिटर्न्स क्वार्टरली? जी जी बिल्कुल, वैट रजिस्टर्ड होंगे तो क्वार्टरली आपने रिकॉर्ड रखने हैं, डे वन से आप वैट रजिस्टर्ड हैं जी। या नहीं है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये 6 साल तक आपने रिकॉर्ड रखना होता है। अच्छा, वो पीछे से भी पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। बिल तो आप हमें ये क्वार्टरली से बेहतर नहीं कि हम इसको ईयरली रखें, सिंस हम स्मॉल बिजनेस होंगे? अगर स्मॉल बिजनेस है तो आप ईयरली वैट रख सकते हैं जी। तो वही बेहतर है आई थिंक। जी जी जी, आप ईयरली वैट रख सकते हैं ताकि अच्छा, आपकी एडमिन कंपनी कॉस्ट से कम सेल्फ हो। स्पॉन्सरशिप का थोड़ा गाइड कर दें प्लीज, ये क्या होता है? सेल्फ स्पॉन्सरशिप होता है कि आपने यूके में कंपनी खोली और उसके आप डायरेक्टर हैं और वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है कि आप पाकिस्तान से यूके में आ जाएं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्पॉन्सर, या आपकी कंपनी ही आपको स्पॉन्सर करती है। सो ये लीगल मैटर है, अकाउंट रिलेटेड नहीं है, लेकिन इट्स नॉट इजी। ये लीगल मैटर है, ठीक आपको है। इसके लिए वकील की जरूरत होगी। क्वेश्चन आए थे, मेरे इन्वेस्टर यूके नेशनल है, उनकी डिटेल्स में सब कुछ बना है, और मेरा मैं उसके लिए काम करता हूँ। मेरा 50-50 है और पाकिस्तान में हूँ, तो मुझे वो किस तरह पे करेंगे अपने प्रॉफिट शेयर? देखिए, अगर आप शेयर होल्डिंग में हैं एज पर कंपनी रिकॉर्ड, आप उसके 50% शेयर होल्डर हैं, तो मुझे जब नहीं लगता, कंपनी, वैसे मेरा ख्याल ये प्रॉफिट में होंगे, जहां हाँ तक ये कि मेरी। प्रॉफिट में है तो फिर ये आप, ये इंटरनल एडजस्टमेंट है,
वो बंदे, यानी कंपनी हाउस की नज़र में एक ही बंदा डायरेक्टर है, और वो जो पैसे निकालेगा अपने टैक्स पे करके निकाल सकता है, और वो उसमें से आपको 50% देता है तो दे दे। जी, बिल्कुल ठीक है। हम सब बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया मसूद भाई। मुझे आप अपने टाइम से किस तरह आई थिंक बैठे हो। अल्लाह ताला आपको बहुत जी जज़ाए खैर दे। मेरा ये था कि मैंने बड़ी देर से वादा किया हुआ था सबसे कि मैं इंशाल्लाह एक बहुत ऐसा कम्प्रिहेंसिव सेशन एक अरेंज करूँगा। तो मैं बस जैसे आपको हमेशा कहता हूँ, एक रिलायबल बंदे की तलाश में था, तो अल्लाह ताला ने आपसे मिलवाया। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आज बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई, और आपका बहुत शुक्रिया। सबकी तरफ से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्पेशली मेरी तरफ से कि आपने ये टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे, और बहुत शुक्रिया जी। जी, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।